आदर्श एवं उत्तर परिषद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी लोगों से निवेदन है जिनका नाश्ता हो चुका है या नाश्ता बाकी है वो कुछ ही समय पे नाश्ता निपटा के अपने स्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय में प्रोग्राम चालू होने वाला है। आप सब समय से पधारे। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद की एक हम लोग लेके चलते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हम समय से स्टार्ट करें, और उसके लिए जितने लोग पधारे आप सबका विशेष योगदान है, तो एक बार अपने सबके लिए ताली बजा दें। आज का सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशली डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे और डॉक्टर माणिक कसावा जी ने सजेस्ट किया कि विनय भाई और श्रीकांत भाई ये प्रोग्राम फिजियोथेरेपी पे इसलिए रखो कि हम लोग बहुत से ऑपरेशन सर्जरियाँ डिले कर सकते हैं, टाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं विद प्रॉपर केयरिंग ऑफ आवर बॉडी। से इसके अंतर्गत आज हमने ये फिजियोथेरेपी का सेमिनार रखा है। नेक्स्ट सेमिनार हमारा डॉक्टर कुमार नायक का सेकेंड टाइम होगा 29 दिसंबर, जिसकी नोट सामने लगी है, लिखा हुआ है, कृपया नोट करके ले जावे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे जीवनाथ उत्कर्ष परिषद के विनय भाई और अतुल से निवेदन है कि बुलाएं हमारे अग्रवाल विकास प्रगति मंडल के अध्यक्ष हरिभाई कानोडिया, कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, ललित भाई अग्रवाल, डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे, गौरी शंकर जी कोकड़ा, गौरी शंकर जी कोठारी, गजानन जी मालपानी। आप सबसे निवेदन है कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करवाएं। साथ में आज के विशेष आमंत्रित डॉक्टर लोखंडवाला मैडम और सर डॉक्टर स्वाति विंचुरकर जो स्पेशल आई हैं, एवं डॉक्टर श्वेता भाटिया। आप सबसे निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलित करवाने की प्रोसेस में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करवाएं। मोमेंट और बुके देखे बुक्स हमारे विनय भाई स्पेशल बुक्स चॉइस करके देते हैं। तो ललित भाई अग्रवाल से निवेदन है, गौरी शंकर जी कोकड़ा से निवेदन है, उनको एक बुके और मोमेंटो और बुक्स देके स्वागत करें। मुंदड़ा से निवेदन करूंगा डॉक्टर स्वाति में। एक मिनट के लिए मैं डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे से बोलूंगा कि ये सेमिनार की इम्पोर्टेंस के बारे में जरूर बताएं। ये सेमिनार क्यों शुरुआत हुई है और क्यों कंटिन्यू करें, ये एक बार। तो इस सेमिनार इन सेमिनार्स के जरिए हमारे इस जीवन आदर्श के मतलब जिन्होंने इनिशिएट किया, डॉक्टर आप्टे जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, कलीग श्रीकांत जी, निर्मलेश जी, अतुल जी और पूरी टीम का भी धन्यवाद चाहूँगा, जिसके कारण इतना अच्छा मैनेजमेंट और प्रॉपर हम कर पाते हैं। मुझे बहुत लोगों ने बोला आज कि भाई आप न्यूरोलॉजी करते थे या गैस्ट्रेंटोलॉजी या कार्डियोलॉजी, तब तो हमको आना समझ में आ रहा था, फिजियोथेरेपी में आके क्या करेंगे। मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी समय के साथ अपने एजिंग बढ़ गया, वी आर लिविंग लॉन्गर, और जैसे जैसे ज्यादा जिएंगे तो मूवमेंट की ज्यादा चैलेंजेस आएगी, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत बड़ा होता है। और प्रॉपर अगर आप अपना ध्यान रखेंगे या फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत लंबा फर्क पड़ेगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आपको कोई पर्टिकुलर इंजरी है, आप की मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, मोर्टेलिटी नहीं आएगी, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी? अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी रहे हैं तो क्या फायदा वैसी लाइफ का? एक बुक का मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूं। टॉम रैथ की बुक है ईट मूव स्लीप। वो बोलता है कि 3 कारण है जिससे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड होती है। हम क्या खाते हैं, कितना अच्छा सोते हैं और कितना मूव करते हैं। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं इस बात को कि आप ऑफिस में भी है या आप कोई फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं या कार से भी कर रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठे मत रहिए। 1 घंटे में 1 मिनट जरूर मूव कीजिए। 1 मिनट रूल है ये, उससे आपकी बॉडी में मूवमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। मेरे एक नेफ्यू को फिंगर में इंजरी हुई। इंजरी के बाद उस फिंगर की स्ट्रेंथ ही गायब हो गई। टू गेट द स्ट्रेंथ बैक उसको फिजियोथेरेपी करनी पड़ी। बड़ी अद्भुत है ये ह्यूमन बॉडी कि एवरी मसल इज देयर इन द राइट कंडीशन बिकॉज इट इज ऑलवेज वर्किंग। अगर उस मसल को आप थोड़े भी टाइम के लिए छोड़ देंगे तो इट विल लूज इट स्ट्रेंथ, वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो कितने बार कोई सर्जरी के कारण या इंजरी के कारण वो मसल लंबे टाइम तक डॉर्मेंट रह जाती है, तो वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत बड़ा होता है। इकोनॉमिस्ट एंड सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। आपने एमपीटी ऑर्थो गोल्ड मेडलिस्ट, MIAP, MIAFT, MMMTFI, ये आपकी डिग्रीज है। आप ओनर एट फिजियो प्लस फिजियोथेरेपी क्लिनिक, रिसर्चर एट AIGD, कोर थेरेपिस्ट एट NJ इंडिया, कोर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनर एट एथलेटिका। आपके अवार्ड्स में आपको गोल्ड मेडल इन मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मिला है विथ ओवर 80%। आप यू हैव रिसीव्ड रिमार्केबल अचीवर्स अवार्ड, यंग अचीवर्स अवार्ड, इमर्जिंग फिजियो अवार्ड, excellence in physiotherapy field at different national and international conference, and also awarded by SMC, was felicitated by JCI, was awarded by 94.3 MYFM for the same. Physio for dignitaries was part of international women's cricket match T20 India versus South Africa. You treated dignitaries like Bollywood and Gujarati movie actors, Guinness Book World Record holders, athletes, army officers and joint police commissioners. Research में you published research paper in an international journal as well as received first rank in paper presentation at national conference. With an experience of 8 years and your university was South Gujarat University. Your date of birth is 1st May 1989. अपने आज के सेकंड स्पीकर इज डॉक्टर दीपाली हिमांशु, बर्थ डेट 3/11/68, प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन B Physio MIAP, यूनिवर्सिटी MS यूनिवर्सिटी वडोदरा, स्पेशलाइजेशन इन कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, एक्सपीरियंस ऑफ 28 years. Head of Department at Mahavir Heart Institute of Cardiovascular Pulmonary Rehabilitation Department. Interesting facts are passionate professional, dedicated physiotherapist, worked with patience and passion to make people aware about cardiorespiratory field of physiotherapy. Personal information, happily married to Himanshu Lokhandwala and blessed with a daughter Keshavi. This resume, one thing I really loved is passionate professional. I think you may be doing physiotherapy, you may be doing business, you may be a sportsman. If you are passionate, you are bound to succeed.
थैंक यू। मैं 5 मिनट के लिए डॉक्टर स्वाति विंचुरकर एमडी पीडियाट्रिक के लिए करूंगा और डॉक्टर जीतू भाई साय का भी हम विशेष सम्मान नोट करेंगे कि जो हमारे परिवार के प्रेरणा स्रोत हैं एंड कोच फॉर लाइफ डॉक्टर भाविन के फादर हैं, जयनाम ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और वो भी काफ़ी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो डॉक्टर जीतू भाई का भी बहुत बहुत आगमन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद एंड अग्रवाल विकास ट्रस्ट को एक बिग थैंक यू एंड स्पेशली श्रीकांत जी और अंजू जी को खास थैंक यू। ये 5 मिनट में दीपाली और श्वेता से चुरा रही हूँ आज के लिए, क्योंकि मुझे जो कहना है ये मैंने सोचा कि मेरे लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है एंड एज अ पीडियाट्रिशियन ये मेरा पैशन है। सो जो पैशनेट होना इम्पॉर्टेंट है, जैसे हर प्रोफेशन में पैशनेट होना इम्पॉर्टेंट है। क्या आप सोचते हैं कि पेरेंट होना या अपने बच्चे के लिए पालक होना भी पैशनेटली करना चाहिए? ये एक थॉट मैं आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ। आप में से कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं? काफ़ी हैं। कितनों के अभी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं पर बच्चे हैं? वंडरफुल। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को के भी बच्चे हैं, राइट? सो वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि यहाँ बहुत सारे हम में हैं कि जिनके बच्चे हैं या जिनके घर में बच्चे हैं, लेकिन आज मैं जो सोच आपको दे रही हूँ वो फिजियोथेरेपी रिलेटेड है, लेकिन सोशल फिजियोथेरेपी है। हमारी फैमिली में अगर माहौल में मोच आई है तो उसको कुछ फिजियो की ज़रूरत है। उसको आपको खुद को सोच के उस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ये टॉपिक प्रेजेंट करना चाहती थी क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे कंसल्टिंग में एक बच्चा आया जिसको एकेडमिक प्रॉब्लम्स थे, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था एंड असेसमेंट करने के दौरान हिस्ट्री में जो मैंने लिया उसमें बच्चे ने जब मुझसे शेयर किया कि पापा मम्मी को मारते हैं। ओके, बहुत वेल टू डू फैमिली, बहुत एजुकेटेड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी थे घर में, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, लेकिन फिर भी ये माहौल था। एंड जब हमने इस माहौल पर थोड़ा काम करने की कोशिश की, उसमें बदलाव लाने की शुरुआत की, बच्चे का रिजल्ट अपने आप सुधरने लगा। एकदम ठीक नहीं होगा शायद, उसमें उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन माहौल जो घर पे बच्चे को मिलेगा ये डिसाइड करेगा कि आगे चल के आपका बच्चा सक्सेसफुल है कि नहीं। आप में से कितने अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं? आप में से कितना जेन्युइनली वो सक्सेस के लिए उसको हेल्प करते हैं? किस तरह से हेल्प करते हैं? अच्छी स्कूल में डाल के, बहुत सारे पैसे कमा के उनके लिए, मॉरल सपोर्ट। बट जेन्युइनली हम सब बोलते हैं कि आप सबसे कीमती चीज आप बच्चों को क्या दे सकते हैं अपनी? वाह, आंसर तो सबको पता है, आंसर सबको पता है, लेकिन अब आप अपने आप से पूछिए कि जेन्युइनली आप अपने बच्चे को कितना समय देते हैं। ज्यादातर घरों में जो देखते हैं, शाम को पापा घर पे आके न्यूज़ खोलते हैं या व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, बच्चा अपने मोबाइल पे होता है, मम्मी किचन में बिजी होगी या ऑलरेडी दिन भर के कुछ ना कुछ इश्यूज आके मम्मी कंप्लेन कर रही होगी। सो आप जेन्युइनली बच्चे को कितना समय देते हैं ये आपको सोचना है। सो आज जो ओवरऑल माहौल है सोसाइटी में, आप देखते हैं सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हाँ बच्चों पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो स्ट्रेस देने वाले भी हम ही हैं। तो हमको इन इश्यूज़ पे काम करना होगा। अगर बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा उसकी उम्र के हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ाई में अचीव नहीं कर पा रहा है, कोई और अच्छे करिकुलर एक्टिविटी में भी काम नहीं कर पा रहा है, और फिर हम अपेक्षा करेंगे कि नहीं बच्चे को सक्सेसफुल होना है, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरुआत तो हमारे से ही होती है। सो सिर्फ बच्चों को पैदा कर देने से बच्चे सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। अगर मम्मी पापा के बीच में प्रॉब्लम है, एक बच्चा पैदा कर दो, सब ठीक हो जाएगा।
बहुत कॉमनली ये सॉल्यूशन सोचा जाता है, ठीक है। आपको लगता है ये हो पाएगा? अगर मम्मी पापा खुश नहीं हैं तो बच्चे को खुश कैसे करेंगे, ठीक है। अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए खुश नहीं है, बीच में दिमाग में बहुत सारे इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं, तो बच्चे सक्सेसफुल कैसे होने वाले हैं? सो एज अ फैमिली, नॉट एज वन पर्सन, आप हर एक इंडिविजुअल खुद के बारे में सोच के ये मैं क्या कर सकता हूँ ये तो करेंगे ही, लेकिन एज अ फैमिली हम क्या बदलाव ला सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट के बदलाव ला सकते हैं अगर हम उस पर काम करेंगे तो। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पेरेंटिंग फॉर पीस, मैं पेरेंटिंग फॉर पीस ये मूवमेंट से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हूँ। ये हमारे एक काफ़ी बड़ा ग्रुप अब बन गया है, न सिर्फ सूरत में पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, लॉट्स ऑफ प्लेसेस, ओडिशा में, राजस्थान में, जो हम लोग इन टॉपिक्स पे पेरेंट्स को अवेयर करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। सो पेरेंटिंग स्टाइल्स, डिसिप्लिनिंग, इमोशनल हैप्पीनेस, बच्चे का एकेडमिक सक्सेस, डोमेस्टिक अब्यूज, सुसाइड प्रिवेंशन, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, जो आई हैव होप्ड के वी विल डू इट इन द फ्यूचर। दूसरा है, अगर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स बच्चों में कुछ हैं, जैसे ऑटिज्म है, ADHD है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, तो ये मेरा प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है कि जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। सो इन टॉपिक्स के बारे में जो भी आगे अगर आप जानना चाहते हैं या इस पर कुछ काम करना चाहते हैं एज अ पर्सनल थॉट या एज अ सोशल थॉट, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अंजू जी को या श्रीकांत जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड इस टॉपिक को हम आगे डेफिनेटली लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्वाति विंचुरकर। वैसे एक चीज़ की पहचान और बता दूं, सी इज़ MD पीडियाट्रिक के साथ साथ हमारे बहुत सीनियर जो बाईपास सर्जन है डॉक्टर महेश विंचुरकर, उनकी वाइफ हैं, उनका भी हम एक सेमिनार कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं समय नहीं लेता हूँ, डॉक्टर दीपाली जी को इनवाइट करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें। जो लोग पहली बार आए, नए आए हैं, आप लोगों के लिए एक जानकारी के लिए बता दें, हम हर 3 महीने में एक सेमिनार करते हैं जिसकी डेट आगे से आगे इन्फॉर्म रहती है। तो जो भाइयों और बहनों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं है, पीछे एक फॉर्म है, फिलअप कर दें। हमारे पूरे प्रोग्राम पूर्णतः निःशुल्क होते हैं। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद के कोई भी प्रोग्राम में 1 रुपए की भी कोई भी तरह की पैसे की इन्वॉल्व नहीं होती। खाली एक जो पिछले सेमिनार्स की DVD है उसका न्यूनतम शुल्क रखा है 100 रुपये, उसके अलावा कोई भी तरह का कोई कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जो भाइयों और बहनों को आगे से आगे सेमिनार की जानकारी चाहिए हो, कृपया पीछे अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर, वो सब डिटेल फॉर्म फिल कर दें, तो हम आपको आने वाले समय पे आगे से आगे सूचना दे सकें। डॉक्टर दीपाली जी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन एंड लेडीज। आज का हमारा विषय है फिजियोथेरेपी का एक स्लोगन है, मूव बेटर, फील बेटर, बी बेटर। बेहतर चाल, बेहतर महसूस करना, बेहतर खुद को बनाना। ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो बना ही है मूवमेंट के लिए, स्टेडी रहने के लिए नहीं। जन्म से लेके मृत्यु तक चाल हमारा शरीर धर्म है, हमारा कर्म है। शरीर की मूवमेंट में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जुड़ते हैं, जैसे कि मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, लेकिन इसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फील बेटर यानी कि बेहतर महसूस करना। बेटर फील करने के लिए साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, शरीर की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस, ये सबका नॉर्मल और कोऑर्डिनेशन में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। शरीर अच्छा नहीं तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कतरोट में गंगा। फील बेटर। बी बेटर। सो बेहतर खुद को बनाना है। अगर शरीर और मन स्वस्थ है
तो अपने आप ही हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी बनेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत हो रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस माने जीवन शैली के कारण होने वाले रोग, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, एसिडिटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी, ऐसे कई रोग हैं जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, शायद ये आपको एक नया वर्ड लगे, लेकिन वो एक व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक स्वस्थता का मापदंड बन सकता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस हृदय, फेफड़े, किडनी, मसल्स आदि इंटरनल ऑर्गन्स की स्वस्थता का प्रमाण है। आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट, सो मैं ये कह सकती हूँ कि एक खुद को बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। कार्डियो माने हार्ट, रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू लंग्स, ब्रीदिंग। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक स्वस्थता का मापदंड है। वो ऑफकोर्स जुड़ा है मस्कुलोस्केलेटल फिटनेस के साथ, साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल वेलबीइंग के साथ भी। अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को बढ़ाना है या इफ यू वांट टू इंक्रीज इट, it will have a very positive response on our body. It will increase the oxygen uptake. It will increase, you can increase it by doing the exercises. So cardiorespiratory fitness हमारी physical performance से directly related है. It is positively related to it. जैसे fitness बढ़ती है, हमारा physical performance बढ़ता है। अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस कम होती है, जो हमें कभी पता नहीं चलती है, ऐसा हो सकता है, देन व्हाट विल हैपन टू आवर बॉडी? तो मसल डू नॉट गेट एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू वर्क प्रॉपरली। द वेस्ट प्रोडक्ट्स विल बिगन टू एक्यूमुलेट एंड सो वी फील फटीग, वी फील टायर्ड। ये आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल हार्ट है, कार्डियो, ये नॉर्मल लंग्स है, फेफड़े। These both are very vital organs of the human body which are responsible for life of human body। और ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो आप इसमें देख रहे हैं। जैसे बताया गया है, मसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाता है, हार्ट को भेजता है। हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, लंग्स उसे ऑक्सीजनेट करके वापस हार्ट को भेजता है और हार्ट उसको बॉडी में सर्कुलेट करता है। सो दिस इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो द हार्ट एंड लंग आर बोथ वाइटल ऑर्गन्स विच मैनेजेस अवर वाइटलिटी ऑफ द बॉडी। हम 21वीं सदी के मनुष्य हैं। हमारी लाइफस्टाइल पहले के 20वीं सदी के लोगों से बहुत ही अलग है, बदल गई है, लेकिन उसका तोहफा ये है कि हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं। जैसे जीवन शैली के कारण होने वाले डिजीजेस, ये लिस्ट है उनकी। हार्ट डिजीजेस होते हैं, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, स्लीप डिप्राइवेशन, नींद नहीं आती है रात को, ओबेसिटी, ओवरवेट, ऐसे कई रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी होते हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ट्यूबरकुलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। शायद कुछ नाम नए भी हो सकते हैं आपको, क्योंकि लेकिन ये सब हमारे नए जीवन की गिफ्ट है। आप ये देख सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस, एक साइड नॉर्मल लंग है, एक साइड स्मोकर्स लंग है। दिस इज अ लाइफस्टाइल बिहेवियर प्रॉब्लम, स्मोकिंग, राइट। सो कैसा लंग में बदलाव आता है, वो होता है। सो ऐसे लंग्स पे इफेक्ट होती है पॉल्यूशन से, वर्किंग एनवायरनमेंट से, स्ट्रेस से,
और हमारी लाइफस्टाइल बिहेवियर से। ये भी एक सीओपीडी यानी या तो अस्थमा के पेशेंट का लंग है, तो हम अपने नॉर्मल और हेल्दी ऑर्गन्स को खो देते हैं। अस्थमा के पेशेंट, सीओपीडी के पेशेंट्स को बहुत जल्दी थकान होती है, सांस फूलती है, इन्फेक्शंस होते हैं बार बार, खांसी होती है, कफ होती है, वजन कम हो जाता है, आदि समस्याओं से वो घिरे ही रहते हैं। ऐसे ही सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी लंग्स में जाले पड़ जाते हैं, तो ऐसे दर्दियों को भी थकान होती है, खांसी, कफ, इन्फेक्शन, सांस फूलना, पेट फूल जाना। सो ऐसी समस्याओं से वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। तो ऐसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस में चेस्ट फिजियोथेरापी या कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापी एक सचोट उपाय है, एक ट्रीटमेंट है जो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को इम्प्रूव करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। जैसे मैंने बताया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हमने देखे, हार्ट डिजीजेस होते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट्स तो कई हैं सर्जिकल, जैसे बाईपास सर्जरी है, हार्ट वाल्व सर्जरीज है, एंजियोप्लास्टी है, पेसमेकर इम्प्लांटेशन करते हैं। लेकिन इन ट्रीटमेंट के बाद भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस लाने के लिए कार्डियक रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, एक्सरसाइजेस हमें करनी पड़ती है, तो ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप वापस ला सकते हैं, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। और इसको इम्प्रूव करने के लिए ये करना है। सो बताना मैं ये चाहूँगी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं, जिनको रोग हुआ है या नहीं भी हुआ है, लेकिन उसके बेनिफिट्स हमेशा मिलते हैं करने से। जैसे कि हमारे हार्ट मसल को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, यू कैन चेंज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस, यू कैन डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर, you can elevate your mood, self esteem बढ़ता है, you can control your weight, you can improve your sleep, there are lot more। पल्मोनरी यानी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज से अगर आपको डिजीज ऑलरेडी है तो आपको वो डिजीज के बारे में जानकारी काफ़ी मिलती है, आपके मेडिसिन के बारे में, आप कैसे एक्टिव रह सकते हैं, उसका इम्पॉर्टेंस आपको एक्सरसाइज करने के बाद पता चलता है। यू फील द सेंस ऑफ वेल बीइंग, अच्छे होने का एक एहसास होता है जब आप वो एक्सरसाइज करते हैं। यूजुअली रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होता है, कुछ भी काम करते हैं तुरंत सांस फूल जाता है, तो वो एक्सरसाइज के बाद बहुत ही कम हो जाता है या बंद हो जाता है। आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं, आपको साइकोसोशल सपोर्ट मिलता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। सो यू कैन कीप योर ओवरऑल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ आप मेंटेन कर पाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन को आप अवॉइड कर पाएंगे। यूजुअली ये सारे डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस आपको रिपीटेडली हॉस्पिटलाइज करते हैं, वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं, ये आपका लाइफ स्पान बढ़ता है। पर हम कैसे जाने कि हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस क्या है या कैसा है? तो उसके कुछ मापदंड है, कुछ इंडिकेटर्स भी है। जैसे हार्ट रेट, नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट का हार्ट रेट 60 to 80 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन जब वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसकी होती है, बैठाड़ू जीवन जिसे बोलते हैं, या तो ये अनफिट होता है तो वो बढ़ जाता है, इट गोज टू 100, मोर देन 100। लेकिन अगर आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छी है तो वो कम होता है। सो हार्ट रेट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ योर गुड कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। स्ट्रोक वॉल्यूम माने जब हार्ट हर बीट में कितना ब्लड सिस्टम में फेंकता है। वैसे ये मेडिकल टर्म है, लेकिन वो हमें पता चलता है यूजुअली 50 to 70 ml ब्लड एक बीट में हार्ट से बाहर निकलता है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट है तो वो 150 to 200 ml तक हार्ट वो उसे बाहर फेंक सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो हार्ट कितना स्ट्रेंथन और स्ट्रांग होगा जो इतना वर्क कर सकता है। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए ये भी एक इंडिकेटर है। उसके बाद VO2 max, ये भी एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब है it is the highest rate your body can use oxygen during exercise in 1 minute।
हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी ऑक्सीजन यूज करता है, लेकिन 1 मिनट में कितना करता है उसका एक मापदंड होता है जिससे हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस पता चलती है. ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू एज, जेंडर. मैन हैज मोर VO2 max देन वीमेन बिकॉज वीमेन हैज अ स्मॉलर हार्ट. यूजुअली 30 to 60 ईयर्स की एज में मैन 44% और वीमेन 34% जितना एरोबिक पावर लूज करते हैं, गंवाते हैं. हमारी एंड्योरेंस कम हो जाती है बिटवीन दिस 30 ईयर्स. सो रेगुलर कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज दैट कैन डिले और रिवर्स द एजिंग इफेक्ट्स ऑन दिस सिस्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So now I can say that why the cardiorespiratory or cardiovascular fitness is so important, because it improves our energy level. It will give you a feel good factor. हम बॉडी फैट को लॉस करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. इतना ही नहीं, हमारा लाइफ स्पैन भी इम्प्रूव होता है. एक्सरसाइजेस के कारण हार्ट में नई नई आर्टरीज बनती है, डेवलप होती है. एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो प्लैक या फैट बनती है आर्टरीज में वो भी कम हो जाती है. हमारे हार्ट मसल स्ट्रेंथन होते हैं. हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसे डिजीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो पूरा एक इम्प्रूवमेंट आता है हमारे लाइफ में. सो कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस से एक लॉन्ग टर्म हेल्थ मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है. कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं होती है, इसकी हमेशा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होती है. वो एक एक्सरसाइज प्रोग्राम करने से लंबे समय का इफेक्ट हमारी लाइफ में देखा जा सकता है. अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छी नहीं है, पुअर है, तो वो हमें ले जाती है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की तरफ, हार्ट डिजीजेस की तरफ, जो हमें डेथ तक ले जाती है. हमारी लाइफस्टाइल धीरे धीरे सेडेंटरी हो जाती है, हम चाहे या ना चाहे, और इससे ओबेसिटी बढ़ती है. ग्लूकोज इंटॉलरेंस होने के कारण डायबिटीज हो सकते हैं. ऐसे लाइफस्टाइल डिजीजेस को जन्म देती है. कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस एक्सरसाइजेस हमें ले जाती है सक्सेसफुल एजिंग की तरफ. एजिंग तो सबका होना है एज के साथ, लेकिन सक्सेसफुल एजिंग इसे क्या देखा होगा, घर में एडल्ट होते हैं वो अपने मसल मास, उसके मसल्स लूज पड़ जाते हैं, आप देख पा रहे हैं एडल्ट्स के, तो वो रिटेन कर सकते हैं हम एक्सरसाइज से. सो इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ मसल मास एंड स्ट्रेंथ, जो होता है एजिंग की वजह से. हमारी बोन इट इंक्रीजेस द कॉग्निटिव फंक्शन, इट डिलेज एंड डिक्लाइंस इट. और जो डिमेंशिया जेवी जीरियाट्रिक यानी कि एल्डरली डिजीजेस होते हैं उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. वो हमारे अटेंशन स्पान को इंक्रीज करता है, हमारे थॉट प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेमोरी को इम्प्रूव करता है. सो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इंक्रीजेस द ब्रेन हेल्थ. सो दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप यू कैन सी दिस इन द स्पोर्ट्स पर्सन, athletes. They can do a task related activities, strength training, resistive training, but we have to do what we enjoy. एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो हमें पसंद है या हमें अच्छी लगे वो ही हमें करनी चाहिए. और दूसरा ये कि हम कितने समय तक कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग वुड इट लास्ट, एंड यू कैन परफॉर्म दोस एक्सरसाइजेस. बिकॉज कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस एक्सरसाइजेस के शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं है, वो लॉन्ग टर्म गेन है. सो जो एक्सरसाइजेस आप लंबे समय तक कर पाए वो ही आपकी चॉइस होनी चाहिए. यूजुअली कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस एक्सरसाइजेस हम ऐसा सोच लेते हैं कि इसमें क्या है, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हर एक पर्सन के लिए एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ये एडवाइजेबल नहीं है. Complete medical and physical examination to ensure the suitable program for a particular person is very important. It is called exercise prescription. उसके लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस टेस्ट किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में. जैसे मैंने कुछ लिए हैं नाम इसमें, जैसे 6 मिनट वॉक टेस्ट, 12 मिनट वॉक टेस्ट, रॉकपॉट वॉक टेस्ट, कूपर्स टेस्ट, 3 मिनट स्टेप टेस्ट.
इससे आपका कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस एक्सरसाइज का एक प्लान बन सकता है, जैसे कैसे आपको मॉडरेट एक्सरसाइजेस करती है, कैसे रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस बढ़ानी है, आपका एक मैक्सिमम हार्ट रेट फिक्स किया जाता है, टारगेट हार्ट रेट दिया जाता है, आपको इसे अचीव करने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है और कितने सेट की एक्सरसाइजेस 8 रिपीटेशंस करने हैं या 15 करने हैं, कौन से मेजर मसल ग्रुप्स हैं जो आपके वीक है और उसके ऊपर आपको एक्ट करना है आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसे कहते हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। ये भी एक टाइप है सर्किट ट्रेनिंग, जिसमें कई प्रकार के मस्कुलोस्केलेटल एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं फॉर कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस, जैसे स्क्वाटिंग है, जंपिंग है, प्लैंक्स है। हम जानते हैं स्कीपिंग जो हम बचपन से करते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया है आपको। इसमें अगर हम लाइटली करते हैं तो कुछ मसल ग्रुप वर्क करते हैं, हम बहुत इंटेंसली करते हैं तो बहुत सारे मसल ग्रुप वर्क करते हैं। सो जानना ये है कि हम कैसे अपनी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस को बढ़ाएं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये हम जानें। तो फर्स्ट थिंग इज, पहले तो ये जाने कि हमारा फिटनेस लेवल क्या है, उसके बाद ही हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो ये जानना है कि हाउ फ्रिक्वेंटली एंड हाउ हार्ड वी कैन वर्क आउट, कितना कर सकते हैं हम। तो उसके लिए क्वेश्चन तो ये रहेगा, तो उसके लिए हमें सब मैक्सिमल टेस्ट करानी पड़ती है, जिससे हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट हमें मिलता है, और उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। इसके बहुत सारे डॉक्टर्स स्ट्रेस टेस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे हमें हमारी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस पता चलती है और उसके आधार पर हम आगे आपके लिए एक्सरसाइज सिलेक्ट करते हैं। सो सेकेंड स्टेज इज डूइंग द एरोबिक एक्सरसाइजेस। टू स्टार्ट विथ एरोबिक एक्सरसाइजेस, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज पिक करनी है, जैसे मैंने पहले बोला वो ही करें जो आप एंजॉय करें। लेकिन एक्सरसाइजेस का जो वर्कआउट लेंथ होता है, जैसे 20 मिनट करनी है, ये एंजॉयमेंट है वाइल डूइंग एक्सरसाइजेस। 30 मिनट्स करनी है, 20 मिनट्स करनी है, वो डिपेंड करेगा आपके हार्ट रेट पर। सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट। सो जब हम मैक्सिमम हार्ट रेट निकालते हैं तो उसके आधार पर आपको एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वार्म अप और कूल डाउन करना ना भूलें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वार्म अप और कूल डाउन एक्सरसाइजेस आपको इंजरी से बचाता है। मसल्स और जॉइंट्स बहुत वल्नरेबल होते हैं इंजरी से। हार्ट और लंग्स इजीली मैनेज कर जाते हैं स्ट्रेस को, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम नहीं। इसीलिए वार्म अप और कूल डाउन करना एडवाइजेबल होता है बिफोर डूइंग एनी फिटनेस रेजिम। उसके बाद थर्ड थिंग इज कि मैक्सिमाइज योर ट्रेनिंग, मतलब हमें कैसे अपनी फिटनेस रेजिम को आगे ले जाना है। सो परफॉर्म द एक्सरसाइजेस एट अ वेराइटी ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स टू मैक्सिमाइज योर प्रोग्रेस। उसके लिए वेट्स ले सकते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग यानी कि डिस्टेंस रनिंग कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं, फिटनेस कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो ये सब एक हायर लेवल की फिटनेस ट्रेनिंग होती है जो ऑब्जर्वेशन में या विथ एडवाइस किया जाता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस। बस इसके लिए आपको पहले से 25 या 30 मिनट का फिटनेस रेजिम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी तो लोग टेक्नोलॉजी को भी इतना ही यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया। जैसे आप देख रहे हैं हार्ट रेट मॉनिटर्स होते हैं, स्मार्टफोन ऐप्स होते हैं, फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, जो आपको हेल्प करता है आपको
आपकी फिटनेस रेजिम में, प्लान करने में, मोटिवेट करने में। सो इतनी बात करने से इतना आपको जरूर पता चला होगा कि कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी, जैसे मैंने बात की, एनर्जी लेवल बढ़ाती है, फील गुड फैक्टर देती है, स्ट्रेस रिडक्शन करती है, फैट लॉस करती है, लाइफ को इम्प्रूव करती है। लेकिन जैसे आगे मैंने बताया, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ पल्मोनरी डिजीजेस के लोगों को लिए डॉक्टर्स पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके लंग्स कितने अच्छे से या कितने खराब से वर्क कर रहे हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डायग्नोस एंड डिसाइड अबाउट द ट्रीटमेंट। उसके बाद ही उनको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए इन्वॉल्व किया जाता है या उसको उन एक्सरसाइजेस के लिए इन्वॉल्व किया जाता है। सो जिनकी बहुत सांस फूल जाती है, थकान महसूस होती है या चलने पर फटीग महसूस होता है, वो पेशेंट्स को कार्डियो पल्मोनरी फिटनेस या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे इसमें मैंने बताया है। सो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बाद आप ये सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं, ब्रीथलेसनेस कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, आप एक्टिव फील करते हैं, स्ट्रेंथ फील करते हैं। ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजर इंस्ट्रूमेंट्स भी हम यूज़ करते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स भी होते हैं, प्राणायाम कहते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हम जानते हैं प्राणायाम बहुत सारे लोग शायद प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कई प्रकार से होते हैं। इसमें तो खाली एक पिक्चर में मैंने दिखाया है कि अलग अलग तरीके से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस का। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि प्राणायाम अलग प्रकार से किया जाता है और अपने डेली लाइफ में उसे इन्वॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आते हैं बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स या पोजीशंस। सो वो पोजीशंस और पोस्चर्स जो हमें हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर वर्क करने के लिए। दिस स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। ये सारे पोस्चर्स ऐसे हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। इससे होता ये है कि आपके चेस्ट पार्ट या थोरेसिक पार्ट ओपन होता है, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, आपकी ब्रीदिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये पोस्चर्स के बारे में श्वेता आपको आगे बताएगी जब वो मस्कुलोस्केलेटल पार्ट लेगी। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये हमारे रूटीन में ये फिटनेस रेजिम हम करें। कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस ये एक एंटी एजिंग प्रोग्राम है। इट हेल्प्स टू बी एक्टिव, independent, agile till our last breath. It supports not only the cardiorespiratory system but also the other systems of the body. So I wish कि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चला होगा। ये एक बहुत प्राइमरी लेवल पर मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको अबाउट द कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस। लेकिन इसको ऑप्टिमाइज रखना, इसको मेंटेन करना, ये हमारे लिए, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। करूँगा, इनवाइट करूँगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे। श्वेता के हस्बैंड डॉक्टर दक्षेश पटेल का भी वेलकम करेंगे। डॉक्टर दक्षेश पटेल इज ऑल्सो सर्जन। विल वेलकम डॉक्टर दक्षेश पटेल। गुड मॉर्निंग। फिजियोथेरेपी का सेमिनार है, इसलिए मैं बैठने तो नहीं देने वाली, और उस सेमिनार के पहले सबको सीधा बैठना कंपलसरी है। थैंक यू। जैसे मैम ने बताया, मैम ने कार्डियोरेस्पिरेटरी पार्ट लिया है, हम लोग मस्कुलोस्केलेटल पार्ट लेंगे, मतलब मांसपेशियां का पार्ट।
ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे कितने लोगों को पेन है? मेजॉरिटी, वेरी गुड। और कितने लोगों को पेन नहीं है कोई भी टाइप का? रात को भी नहीं, कभी भी नहीं, ओवरलोड में भी नहीं। वेरी गुड। तो ये जो पेन है वो क्यों होता है सबको? या तो कभी कोई वर्कलोड लेने की वजह से, या रात को होता है, बहुत चल ली है तब होता है, किसी को ऑन एंड ऑफ पेन होता है, किसी को कांस्टेंट पेन रहता है। तो पेन क्यों आता है, उसके पहले रीजंस, क्यों पेन आता है, क्योंकि रीजन नहीं पता होगा तो हम उसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। पहला रीजन, भगवान ने इवोल्यूशन किया था पहले, तो इसके लिए किया गया था। पहले हम ये पोजीशन में थे, बच्चा जब धीरे 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 बड़ा होता है फिर वो पोजीशन में जाने के लिए किया था, लेकिन हम लोग ने वो पोजीशन को चेंज करके ये पोजीशन बना दिया। इसलिए मैंने कहा था कि सीधे बैठना जरूरी है। ये पोजीशन में बीच वाली पोजीशन तो डेवलप हुई, लेकिन हमने उसे वापस वही पोजीशन में चेंज कर दिया। उसका नाम दिया गया है पोस्चर। पोस्चर दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक पोस्चर, डायनामिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर में वो जो अभी आप लोग बैठे हो, डायनामिक पोस्चर में वो जो अभी मैं कर रही हूँ। मतलब एक मूवमेंट जो चल रहे हैं दैट इज डायनामिक पोस्चर, चाहे वो चल रहे हो, दौड़ रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो। स्टैटिक पोस्चर जो अभी आप बैठ के मुझे सुन रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, वो सारे स्टैटिक पोस्चर में आते हैं। अब उसके रीजंस, पोस्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम देखते हैं चाइल्डहुड से, बचपन से। सबसे पहला रीजन हमारे पैर। बच्चों को देखा है पहले के जमाने में यूं कहा जाता था कि बच्चों को नंगे पांव बाहर खिलाओ। क्यों? क्योंकि पैर के एक कोर मसल होता है। कोर मसल 4 जगह पे होता है। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट मसल होता है इंट्रिंसिक मसल, जो पैर में होता है। वो पैर का मसल डेवलप होना जरूरी है, जिससे बच्चा जमीन को फील कर पाता है और फिर उसका पोस्चर डेवलप होता है। तो उसके जो चप्पल भी नहीं, अब तो सैंडल पहनाएंगे, तो जो इंट्रिंसिक मसल डेवलप होने चाहिए थे वो डेवलप ही नहीं होते। कितने हैं जो यहाँ पे अभी भी चप्पल पहनाते हैं बच्चों को? तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप चप्पल पहनाते हैं तो उसे पकड़ने के लिए वो मसल को वर्क करना पड़ता है। दूसरी चीज, हम लोग हाई हील्स फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए नैरो बूट्स, जो नैरो बूट पहनते हैं आगे से, जिसमें हवा लेने की भी जगह नहीं होती, वो शूज हमारे फीट को अंदर की ओर डाइवर्ट करते हैं। अगर आपका वो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो अगर आपका पैर इस तरह जा रहा है तो आपके नीज में, आपके बैक में, आपके नेक में हर जगह प्रॉब्लम होनी ही है, चाहे अभी चाहे 20 साल के बाद, लेकिन होनी ही है। ठीक है? अगर फीमेल्स है, हील्स है, भगवान ने एक पोस्चर ये मेंटेन करने के लिए बनाया है। अगर हील्स होते हैं तो वो पोस्चर ऐसे हो जाता है। अगर जब ऐसे होते हैं तो जो मसल, जो स्नायु उसके लिए काम नहीं करने चाहिए, वो स्नायु भी काम करने लग जाते हैं। उन्हें आदत नहीं होती काम करने की, हम उन्हें और ज्यादा काम करवाने की वजह से और तकलीफ में क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए हाई हील्स गलत माना जाता है। दूसरी चीज, सेकेंड, ये बहुत कॉमन सिनेरियो देखा होगा आपने। हमारे बच्चे आज जब वो बचपन से बड़े हुए, तो आजकल के बच्चे बैग कैसे लेते हैं? यहाँ तक लटका के रखते हैं, या ये पोजीशन में उनका बैग होता है। तो वो पोजीशन बच्चा बचपन से अभी तक करते आ रहा है, और लोग बोलते हैं कि ये बड़े होके इतना जल्दी पेन क्यों आ गया। हमारे क्लिनिक पे बच्चे आज 20 इयर्स के कम के बच्चे भी ज्यादा ट्रीटमेंट लेने आते हैं रेदर देन 80 इयर्स के बुजुर्ग, क्योंकि वो बच्चों को पहले से ही वो तकलीफ हो गई है। वो कॉन्स्टेंटली इतना लोड लेके जा रहा है, उसकी स्पाइन ये पोजीशन के लिए नहीं बनी है, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड थिंग है बच्चों का बैग। उसके बाद है फेवरेट चीज, मोबाइल, लैपटॉप, जो अभी भी सबके हाथ में है। तो मोबाइल, लैपटॉप गलत नहीं है, स्मार्ट चीज यूज करनी चाहिए। गलत क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं। कॉन्स्टेंटली मोबाइल ये पोजीशन में है। कभी देखा है कि ऐसे मोबाइल में ही चलते चलते लोग नीचे भी गिर जाते हैं?
गाड़ी पे भी मोबाइल नहीं छोड़ते। तो वो मोबाइल की पोजीशन है वो इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है कि आज उसे एक नाम दे दिया गया है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस है। जब हम ऐसे रहते हैं 0 डिग्री पे तो उस पे नेक पे फोर्स खाली 12 पाउंड आ रहा होता है। जब हम थोड़ा सा 15 डिग्री भी अगर टिल्ट करते हैं वो फोर्स बढ़ के हो जाता है 27 पाउंड। अगर हम 30 डिग्री बेंड करते हैं वो फोर्स और बढ़ता है 40 पाउंड। अगर हम 45 करते हैं तो वो 50 पाउंड्स होता है और 60 डिग्री करते हैं तो 60 पाउंड्स होता है। ये तो खाली रिसर्च ने प्रूव किया है, पर हम तो उससे भी आगे बढ़ के ये पोजीशन में लेते हैं। तो वो तो कितना पाउंड होगा वो नहीं पता। उसके बाद पेशेंट आते हैं और बोलते हैं मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सब कुछ ही करता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसके बावजूद मुझे पेन है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये पोजीशन हमें पता भी नहीं होती है और हम लोग एडप्ट कर लेते हैं। अभी भी मुझे सुन रहे हैं कई लोग, वो यही पोजीशन में है। एट द एंड ऑफ द सेमिनार मुझे वो पोजीशन नहीं चाहिए। थर्ड रीजन ये कॉमन है, फीमेल हाउसवाइफ के लिए कुछ भी नीचे गिरेगा तो फटक दे के उठा लिया, ठीक है, बेंड। ये तो मेरे मतलब मुझसे बेंड हो गया, जनरली लोग ये उठाते। कितनी बार ऐसे उठता है पता भी नहीं होता। मेल्स के लिए पेन गिर गया, कुछ भी गिर गया, डायरेक्ट ये जूते पहनने डायरेक्ट ये। किस तरह कितनी बार बेंड होते हैं, सामान उठाना है ये डायरेक्ट पोजीशन। तो देख रहे हैं कि इसमें स्पाइन कितनी बेंड है। तो वो बेंड स्पाइन नेचुरली भगवान ने उसमें कर्व बनाया हुआ है एस शेप का। तो वो कर्व अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी बेंड स्पाइन सेम वे जैसे अपन ने नेक में वेट देखा वैसे ही बेंड स्पाइन में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है एंड उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये मोबाइल पे बात करते हुए काफी कम लोग हैं जो अभी ब्लूटूथ यूज करते हैं, बाकी जनरली मोबाइल पे ही यूज होता है। अगर थक जाते हैं तो बच्चे वैसे सो के लैपटॉप या किसी का काम करते हैं, तो वो चीजें गलत है। ये तो जो अभी सब बैठे थे, कोई ना कोई पोस्चर तो हमें अपने पे रिलेट हो ही जाएगा। बैठने का पोजीशंस इस तरह बैठोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। वो समझाओगी कि कैसे होगी और क्यों होगी, ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। खड़े रहने के पोजीशन हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो तो यहाँ पे तो ये तो ताड़ासन तो ले ही लेते हैं। वो पोजीशंस क्यों गलत है? बिकॉज जब आप वेट शिफ्ट कर रहे हो तब आपका बॉडी वेट एक ही पैर पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब 2 जन है काम करने वाले, फिर भी एक ही जन ज्यादा काम कर रहा है और एक जन काम ही नहीं कर रहा है। तो जो जन काम नहीं कर रहा है वो कम काम करने की वजह से कभी काम सीखेगा नहीं, और जो जन ज्यादा काम कर रहा है वो ज्यादा काम करने की वजह से थक जाएगा। इसलिए आप ही की बॉडी को नुकसान कर रहे हो। ये पोजीशन बात करते करते भी ऐसे ही खड़े होते हैं। नाउ यू कैन सी भगवान ने हमें ये पोजीशन मेंटेन करने के लिए दी थी ताकि हमारे मसल स्ट्रांग रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड कोर मसल। एब्डोमिनल के अंदर का मसल होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड मल्टीफिडस, दैट इज सेकेंड कोर मसल। वो कोर मसल का काम ही बंद कर दिया और डायरेक्टली बोन्स पे से वेट देना शुरू कर दिया। तो बोन्स कितना वेट ले पाएंगे, क्योंकि बोन्स वेट लेने के लिए नहीं बने। वो एंड मूवमेंट होता है जब बोन्स वेट लेते हैं, और हम लोग फर्स्ट मूवमेंट में ही बोन्स को वेट देना शुरू कर देते हो। अगर आप आपके 5 साल के बच्चे को बिजनेस का लोड दोगे तो वो ले पाएगा? घर का काम देना शुरू कर दोगे तो ले पाएगा? वो नहीं ले पाएगा, वो अपने आप ही थक जाएगा। वैसे ही जैसे आप आपके बोन्स को वेट देना शुरू करोगे वो आर्थराइटिस में चले जाएंगे। आप लोग सोचोगे कि बैठने है वो सबकी पोजीशन है, कभी थक गए तो ऐसे आके सो गए, कभी ऑफिस में ऐसे सो गए। वो क्यों? क्योंकि सोना मतलब बॉडी को रीजनरेट करना, रिस्टोर करना। अगर आप उसमें करेक्ट पोजीशन में अपने नेक को, अपने बैक को नहीं रखते तो वो मसल्स पूरी रात प्रॉब्लम में रहते हैं और फिर वो सुबह उठ के पेन देना शुरू करते हैं। रिस्टोर होने के बदले वो डीजनरेट होते हैं। वॉलेट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब अपना वॉलेट निकाल के चले जाओ।
बट वॉलेट से ये चेंजेस होते हैं। देखा, एक साइड पे वॉलेट रखते हैं और कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसका नुकसान क्या होगा? जब आपका एक साइड पे वॉलेट है तब आपकी स्पाइन जो ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए थी वो वॉलेट की वजह से ऐसे बेंड हो गई। तो जब स्पाइन बेंड होती है तो एक साइड के मसल्स टाइट होते हैं, एक साइड के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अगेन वही चीज, दो जन है, एक ज्यादा काम कर रहा है, एक कम काम कर रहा है। फीमेल्स घर के काम कैसे करने हैं? घर के काम, कपड़े सुखाने, चलो वो तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वो तो ड्रायर में ड्रायर हो जाते हैं, लेकिन फ्रंट लोड मशीन्स देखी है, मशीन्स में कपड़े तो डालते हैं, फ्रंट लोड मशीन्स में कितनी बार बेंड होना पड़ता है, बेंड होके कपड़े डाले जाते हैं, कितनी देर तक खाना बनाने के लिए खड़े रहना पड़ता है कांस्टेंट, 1 घंटा 2 घंटा, किसी की मतलब मैं तो 1 घंटे के पहले नहीं कर पाती, किसी को अगर आधे घंटे के अंदर आते थे तो भी आधे घंटा खड़ा रहना आया, वर्कलोड है, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कितनी देर ऊपर नीचे इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके पोजीशंस की प्रॉब्लम। करेक्ट पोस्चर क्या है उसमें हम आते हैं, पर उसकी पोजीशंस भी अगेन ये पोजीशन कांस्टेंट जो पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब इसके मुख्य कारण सबसे पहला क्या आया? पोस्चर, पोजीशंस। आप जो बीज बोते हो वही बीज बड़ा होके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बच्चा, जिसके बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे होने के बाद इंपॉर्टेंस बच्चों को ही दिया जाता है कि बच्चे की हेल्थ होनी चाहिए, बच्चे की हेल्थ होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम एक माँ को होती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को डायरेक्ट बेंड होके नैपी बदलती है, डायरेक्ट बेंड होके उसे उठाती है। बच्चे का भी वजन होता है, बच्चा इज एज इक्वल टू एज वेट। अगर बच्चे का वजन 4 किलो है, मतलब माँ 4 किलो का वजन बार बार उठा रही है, या जो भी बच्चे को उठा रहे हैं वो 4 किलो का वजन बार बार उठा रहे हैं। देखा है, बच्चे को एक साइड पे रखते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली आपका वेट एक साइड पे शिफ्ट हो रहा है। अगर आप बार बार बेंड करके उसकी नैपी चेंज कर रहे हो, मतलब बार बार आप बेंड कर रहे हो, तो माँ के मसल वैसे भी 40 दिन तक वीक होते हैं, तो वो उस पोजीशन में अगर वो इतना करती है तो डेफिनेटली उसके मसल्स तभी वीक होते हैं। एंड अक्सर देखा है कि फीमेल्स की प्रॉब्लम आफ्टर बेबी बर्थ ही शुरू होती है। देखा है पेन बैक में होना, नेक में पेन होना, क्यों? क्योंकि बच्चे को फीडिंग की पोजीशन, बच्चे को उठाने की पोजीशन सब गलत होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि पोजीशंस गलत होती है, पर क्या सही में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो हाँ, वो सही में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सारे रीजंस है। उसका मैकेनिज्म क्या है? जब हम गलत पोजीशन में होते हैं, जब हमारे मसल एक साइड से स्ट्रेच और एक साइड से टाइट होते हैं, तब वो आपकी बॉडी अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं। तो बॉडी अलाइनमेंट में जिस जगह ज्यादा वजन जा रहा है, जैसे आपने ऐसे किया तो डायरेक्ट बोन पे कांटेक्ट आ रहा है, तो बोन क्या करता है? उसे लगता है कि मेरे मसल्स इतने कैपेबल नहीं है, तो चलो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो पहले सामने आते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स सोचते हैं कि चल अब हमारा भी, मतलब हमसे भी ये नहीं हो रहा है, तो हम उसको लोड देते हैं गद्दी पे। तो फिर आती है गद्दी, गद्दी खिसक जाती है, गद्दी अगर उससे भी लोड सहन नहीं होता है, उसके बाद आते हैं मसल, अरे बोन। बोन क्या होता है? बोन सबसे एंड में होता है। तो बोन के पास एक ऑप्शन होता है कि वो जहां पे उस पर वजन पड़ रहा है वहां पे वो हड्डी और बढ़ा देता है। अब ऑलरेडी इतनी सी जगह में वो और हड्डी बढ़ाता है तो जगह और कम हो जाती है, एंड उसको नाम दिया गया है आर्थराइटिस। जैसे आपने देखा होगा घुटने में आर्थराइटिस, नेक में आर्थराइटिस, बैक में आर्थराइटिस, तो वो सारी जगह पे आर्थराइटिस इस रीजन से शुरू होता है। आर्थराइटिस तो 18 साल में ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसे रिपेयर करने का फेज 18 साल के बच्चों में ज्यादा फास्ट होता है, जो फेज अभी के बच्चों में कम होता जा रहा है। बाकी 80 साल तक भी आर्थराइटिस हमने देखे हैं पेशेंट। 83 इयर्स के अंकल है जिनको कोई आर्थराइटिस नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि एज रिलेटेड आर्थराइटिस होना ही होना है, डिपेंड करता है कि आपने अपने मूवमेंट्स और मसल को कैसे ट्रेन किया है। ये सारे रिसर्च है जो प्रूव करते हैं कि पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम होती है। और ये रिसर्च बाद में, पहले हम खुद का एक्सपीरियंस लेते हैं। सब बेंड हो जाइए, एकदम जैसे बैठते हैं वैसे पूरे बेंड हो जाइए, आगे नहीं झुकना है, खाली शोल्डर्स को डाउन करना है। अब इसी पोजीशन में हाथ उठाइए, पूरा उठ पा रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। अब एकदम सीधे बैठ जाइए, अब हाथ उठाइए, एकदम इजीली उठ गया। अब आप सोचो, आप सारा दिन अगर ऐसे बैठोगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन को क्या होगा? समझ में आया? ये एकदम छोटा एग्जाम्पल है कि क्यों इंपॉर्टेंट है।
अगर आप सारा दिन ऐसे बैठे हुए हो और जब ये पोजीशन में है, फिर जब आप ये पोजीशन लेने की ट्राई करोगे तो क्या उस मसल को याद रहेगा कि ये प्रॉब्लम है? नहीं रहेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली खड़े हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन कब होता है नीचे से? जब उसे पंपिंग होते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना हार्ट में बाईपास में के ज्यादा चलिए, क्यों? ब्लड सर्कुलेशन। तो वो ब्लड सर्कुलेशन कब होगा? जब आपके नीचे के पैर काफ मसल पंप करेंगे। जब आप कॉन्स्टेंटली खड़े हो, उसे पंपिंग ही नहीं कराए तो धीरे रह के वो भी वीक हो जाएंगे। तो ये रिसर्च है जिन लोगों ने प्रूव किया है कि अलग अलग जगह पे कहां क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब आता है कि क्या, मैंने ये तो बता दिया कि पोस्चर करेक्ट है कि नहीं है, पर चेक कैसे करेंगे कि हमारा पोस्चर करेक्ट है कि नहीं है? 2 सिंपल टेस्ट है। एक टेस्ट ये है कि आप कोई भी दीवार के पास खड़े हो जाइए, ठीक है? दीवार में आप देखिए, अगर आपका सर मतलब जैसे नेचुरल, ऐसे नहीं कि आप सीधे होकर खड़े होइए, जो आपका नॉर्मल पोस्चर है वो दीवार पे आप खाली खड़े हो जाइए। अगर आपका सर का नीचे का ये भाग और दीवार का 2 इंच से ज्यादा है, मतलब आपको पोस्चरल प्रॉब्लम है। और एकदम सिंपल चीज, यूं सोचेंगे कि भाई 2 इंच कौन मापने जाएगा, क्या है? वेरी सिंपल चीज, आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए और मिरर के सामने देखिए कि आपके दोनों कंधे एक लेवल पे है, कि आपकी गर्दन एक साइड झुकी हुई है, कि आपका पेट बाहर निकला हुआ है, पेट बढ़ने की वजह से नहीं, कि आप खड़े ऐसे रह रहे हो, कि आपके घुटने एकदम लॉक्ड है, कि आपके पैर ऐसे या ऐसे गिर रहे हैं, वो खुद ऑब्जर्व कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे आप मेरे को सुन रहे हो फिर भी आपकी गर्दन ऐसी है। तो वो गर्दन अगर ऐसी रहेगी तो 1 घंटे के बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मैं क्लिनिकल एड्रेस दे दूंगी। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। अब इसके सॉल्यूशन, पेन तो बता दिया कि भाई इतना 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 होता है, पर हम लोग करें क्या? प्रॉब्लम है वो तो है, आदत में आ गया है, तो क्या करना है? तो सबसे पहली चीज, हमें हमारे पोस्चर को सुधारना है। कहां से शुरू करेंगे? चप्पल से शुरू करेंगे। ऐसी कंफर्टेबल चप्पल पहननी है जिसमें आपके पैर बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं हो, वो फर्म होने चाहिए। सेकेंड, ऐसे शूज नहीं पहनने हैं जो आगे की ओर पॉइंटेड हो, क्योंकि वो आपके टोस की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अगर कोई फंक्शन में जाना है, हील्स पहननी है, तो उसके दरमियान हमें एक्सरसाइजेस कर लेनी है हील्स के साथ। वो किसी को पता भी नहीं चलेगी और 2 मिनट में आपकी एक्सरसाइज हो भी जाएगी। अगर आपके पास हील्स है तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए ऊपर नीचे कर लीजिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग हमारे सिटिंग चीज को। अब सिटिंग कैसे बैठना है? नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे ऊपर की ओर नहीं होने चाहिए, नीचे की ओर होने चाहिए। शोल्डर्स ऐसे नहीं होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए पीछे की ओर। पेट टाइट अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि अभी किसी की आदत नहीं है, तो उसे बैक को स्ट्रेट रखना है, लेकिन ओवर स्ट्रेट भी नहीं करना है। जब हम बैठे हैं, हमारे दोनों हिप्स पे वजन इक्वल होना चाहिए। हम लोग एक साइड टिल्ट होके नहीं बैठ सकते। जब हम बैठे, हमारे दोनों पैर ऐसे रोटेट नहीं होने चाहिए, हमारे पैर दोनों पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के साथ होने चाहिए, और दोनों फीट जमीन पे। अगर जमीन से आप ऊपर हो थोड़ा तो नीचे स्टूल रख दीजिए। हमारे दोनों फीट स्टूल पे या जमीन पे नॉर्मली रेस्ट करने चाहिए। दिस इज द आइडियल पोजीशन फॉर सिटिंग। खड़े रहने के लिए पोजीशन क्या है? ये आपके कार सिटिंग है। जब कार में होते हैं हम लोग सिटिंग में ये भूल जाते हैं कि हम लोग कार में भी बैठते ही है, तो कार में सब क्या करते हैं? ऐसे चलाते हैं। तो ये पोजीशन कार में नहीं करनी है, आपको नेक इन रखना है, आपके जो बैकरेस्ट है उसको स्ट्रेट रखना है। उसे अगर आप ऑब्लिक भी रखते हो तो इस तरह रखिए कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे और नेक स्ट्रेट रहे, ताकि आपको आगे का दिख पाए। 90-90 नीचे की पोजीशन सेम रहेगी। जब वजन उठाना है तो कैसे उठाना है वजन? जब आप कुछ चीज ले रहे हो तो आपको आपके नीज से बेंड होकर चीज लेनी है। मैं उस पर आऊंगी कि किसी को क्वेश्चन होगा कि हमें आर्थराइटिस है तो हम कैसे लेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे ले सकते हैं। पर आइडियल पोजीशन अगर आप बेंड कर रहे हो तो आपको बार बार बेंड नहीं करना है, आपको नीचे से वजन ले लेना है, या फिर अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप इस तरह ले लीजिए। कोई भी वजन उठाते वक्त अगर आपको वो भी नहीं, आपको सपोर्ट चाहिए, तो किसी का सपोर्ट लेके आप इस पोजीशन में बैठ जाइए, वजन को उठाइए, एक पैर रखिए एंड फिर वजन लीजिए। दिस इज द आइडियल पोजीशन टू पिक अप अ वेट। अब स्कूल बैग्स में
बच्चों को यहाँ तक बैग लटकाने की परमिशन मत दीजिए, उनका टाइट कीजिए ताकि जितना बैग शरीर के पास होगा उतना ही बच्चों को उसका वजन कम लगेगा। यहाँ पता है बैग में यहाँ पे बांधने का एक बेल्ट आता है, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि बेल्ट आपके बैग से पास में रहे, इसीलिए वो बेल्ट बांधने की वो प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड थिंग, बच्चों के पीरियड्स में मतलब बच्चों के जैसे बुक्स है तो उसको दोनों साइड पे इक्वली डिवाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि एक साइड पे सारी बुक्स रख दी और एक साइड पे लंच बॉक्स रख दिया, तो एक साइड पे वेट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए दोनों साइड पे इक्वल वेट्स रखिए। बच्चे को अगर एक साइड पे लेने की आदत है तो उसे बोलिए तो एक साइड पे ले, लेकिन दूसरे साइड पे भी उतने टाइम के लिए ले ले। अगर 10 मिनट्स वो एक साइड पे ले रहा है तो उसे बोल स्विच ऑफ करके 10 मिनट्स नेक्स्ट साइड पे ले ले, तो वो दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएगा। अगर आप आपके शूज पहन रहे हो तो राइट पोजीशन ये है शूज पहनने की, वो नहीं है, दिख रही है? बेंड होके शूज नहीं पहनना है, आपको स्टूल रैक ऊपर करके ही शूज पहनने हैं। तो ये सारी पोजीशन से आप अवॉइड कर सकते हो अपने आर्थराइटिस को जल्दी आने से। ये स्टैंडिंग पोजीशन में अगेन ये नेक सेम रहेगी, गर्दन सेम रहेगा, पेट टाइट रहेगा, दोनों पैर पे इक्वली वजन रहेंगे, दोनों पैर ऐसे नहीं रोटेट करें। देखा है कितने लोगों को ऐसे चलते हुए? तो वो चलने में दोनों पैर अगर आप ऐसे चल रहे हो तो मतलब आपके अंदर के मसल्स काम ही नहीं कर रहे, तो उससे वहीं से एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आप वहीं से उसे अंदर रख के चल सकते हैं, पर अंदर मतलब कैटवॉक भी नहीं करना है क्योंकि अंदर और अंदर हो जाता है, इसलिए दोनों को पैरेलल रखिए। यूं दिमाग में रखिए कि मैं एक लाइन में चल रहा हूं और लाइन के आजू बाजू मेरे को मेरे पैर रखने हैं जो थोड़े से अंदर की ओर रोटेटेड हो। रनिंग और वॉकिंग का मैंने इसलिए लिया है पोस्चर क्योंकि यहाँ पे काफी सारे हैं जो रन करते हैं, वॉक करते हैं। वॉक और रन का एक डिफरेंस होता है। जब आप रन करते हो तब आपका जो फर्स्ट ग्राउंड पे कांटेक्ट होता है वो बीच का फुट होता है अगर आप रन कर रहे हो तो, और जब आप वॉक कर रहे हो तब आपकी हील होती है। तो दोनों को जैसे आप वॉक कर रहे हो वैसे ही रन करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वो दोनों प्रोसेसेस अलग है और वो इंजरी क्रिएट करेगी। अगर आप फास्ट वॉक कर रहे हो तो हील से ही वॉक करिए, लेकिन अगर आप रन कर रहे हो तो आपको बीच के भाग पे ही वजन लेना है, ना ही आगे के भाग पे, ना ही पीछे के पार्ट पे, क्योंकि अगर पीछे के पार्ट पे वजन आ रहा है तो वो इंजरी के चांसेस और क्रिएट कर देगा। सेकेंड थिंग, रनिंग के वक्त देखा है किसने बहुत ऐसे दौड़ते या चलते हैं, तो ये पोजीशन बार बार आपको ऊपर पुश कर रही है, मतलब आपका ये अपर ट्रेपेजाइटिस नाम का मसल और ज्यादा टाइट हो रहा है, तो इसे रिलैक्स रखना है, चाहे आप रन कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, क्योंकि ये ऊपर रहेगा तो जैसे मैम ने बताया अगर ये ऊपर रह रहा है मतलब आपके ये जो अपर ट्रेपेजियस और यहाँ पे मसल होते हैं वो भगवान ने कब बनाए होते हैं, जब आपकी सांस फूलने लगती है तो सांस को प्रोवाइड करने के लिए वो वाले मसल्स आ जाते हैं। पर आप क्या कर रहे हो, आपके नॉर्मल काम में ही उन मसल का यूज ले रहे हो, तो जब सही में काम होगा तब वो मसल काम नहीं करेंगे। इसलिए हो सके उतना ये वाले मसल्स को रिलैक्स रखिए। अगर आप इसको टाइट रखते हो तो मतलब जब आप रन करने जाओगे आपकी सांस पहले फूलेगी, जब आप ऊपर नीचे कर रहे हो सीढ़ियों में आपकी सांस पहले फूलेगी। क्यों? क्योंकि वो मसल्स पहले से ही टायर्ड है, पहले से ही थके हुए, आप उससे और क्या काम करवाओगे। वॉक में यही है कि वॉक करते वक्त नीचे की ओर नहीं देख के चलना है, वॉक देखते वक्त सीधा चलना है, दोनों पांव पे इक्वल वजन लेने हैं, पांव को अंदर रोटेट रखना है और दोनों पांव पे इक्वल वजन देने हैं। सोते वक्त ऐसे तकिए लेने हैं जो तकिया एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए और एकदम सॉफ्ट आपके मतलब हेड को उसके अंदर धसा दे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिसमें आपकी नेक इस लाइन में हो। फॉर एग्जाम्पल ये पीछे बेड है तो मेरे ऐसे तकिए नहीं होने चाहिए कि जो मेरी नेक को ऐसे कर दे, और ऐसे तकिए भी नहीं होने चाहिए जो मेरी नेक को ऐसे रखे, वो सेम पोजीशन में होना चाहिए। अगर साइड में सोते हो तो 2 तकिए लीजिए ताकि वो गर्दन ऐसे भी नहीं हो जाए और ऐसे भी नहीं हो जाए, गर्दन स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको तकिए का अरेंजमेंट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे चनक रेगुलरली आती रहेगी, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। दिख रहा है ये? यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल जगह है, और ये 2 तकिए जब लिए सीधे सोने में तब जगह
बेंड हो गए, 2 तकिए नहीं लेने सीधे सोने में। लेकिन अगर आपकी गर्दन में आपको कंफर्टेबल है, अगर वो गर्दन सीधी रह रही है तो फिर आप 2 तकिए ले सकते हो। जनरली होता नहीं है, पर पतले तकिए हो तो हो भी सकता है। अगर ये है तो ये पोजीशन में अगर आपकी नेक ऐसे टिल्टेड है तो वो रॉन्ग है, ये है तो राइट है, और अगर वो ऊपर हो रहा है तो फिर से रॉन्ग है। बच्चे को जब एक माँ उठा रही है या नैपी चेंज कर रही है, अगेन वही माँ नीचे बैठ के बच्चे को नैपी चेंज कर सकती है। अगर वो उसे लैप में ले रही है तो जनरली एक साइड की लैप में ना ले, उसे दोनों हाथों से उठा के दोनों हाथ से ऐसे पकड़ सकते हैं वो, ठीक है, एक हाथ से नहीं उठा रहे। अगर वो यहाँ से ले रही है उससे ज्यादा वो बच्चे को अपने शरीर के नजदीक रखे ताकि उसके बैक पे लोड नहीं जाए। और अगर एक फादर भी बच्चे को उठा रहे हैं तो जनरली हम लोग नीचे से ऐसे करके उठाते हैं। वो नीचे से ऐसे नहीं करना है, पूरा बैठ जाना है, बच्चे को लेके पहले अपने लैप में रखना है, फिर ऊपर उठना है, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन या किसी पे भी लोडिंग नहीं आए। अब मैंने पोस्चर्स के बारे में इतना अच्छा बोल दिया, इसका तो मतलब ये हुआ ना कि पोस्चर करेक्ट कर लिया तो सारी प्रॉब्लम्स निकल गई, राइट? अगर हम पोस्चर में हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पोस्चर का इंपॉर्टेंस कहाँ है और क्या चीज का इंपॉर्टेंस क्या है उसमें हम लोग देखते हैं। इज योर पोस्चर करेक्ट? वो तो हमें पता चल गया कि करेक्ट है या नहीं है अभी तक। डज पोस्चर करेक्शन करेक्ट्स द प्रॉब्लम? मतलब अगर किसी को पेन है, किसी को आर्थराइटिस है, तो हम पोस्चर करेक्ट कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? नहीं। क्यों? डज पोस्चर करेक्शन रियली मैटर? क्या वो मैटर भी करता है? मैंने तो पोस्चर बोल दिया, लेकिन वो पोस्चर सीरियसली मैटर करता है कि नहीं करता? तो मैंने जो अभी तक कहा उसमें एक चीज और आती है कि रिसर्च अभी ये प्रूव करता है। आप एकदम सब सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे बैठ जाइए, कुछ ज्यादा ही सीधे हो जाइए। किसी को हर्ट होता है पीछे सीधे बैठने से? नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो ज्यादा सीधे बैठते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये कि पोस्चर जो अभी तक बोला वो गलत है? नहीं। जो रिसर्च ने ऐसा प्रूव किया हुआ है कि जब हम सीधे बैठते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? स्टिफनेस की। तो इन शॉर्ट द थिंग इज दैट पोस्चर प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम में क्या है? लैक ऑफ मूवमेंट। हम लोग मूव नहीं करते। भगवान ने हमें जो जॉइंट्स, लिगामेंट्स, इन सबका जो खाना है वो उसके आजू बाजू के फ्लूइड में होता है। आजू बाजू जो वाटर होता है उसके अंदर वो खाना होता है। जब हम मूवमेंट करते हैं तब वो अंदर और बाहर फ्लूइड आता है, जिसकी वजह से वो खाना जॉइंट्स में जाता है और जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। मतलब एकदम सीधा बैठना भी गलत है। ऐसा नहीं है कि आपने पोस्चर करेक्ट कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम्स होने ही नहीं वाली। कब पोस्चर काम आता है वो मैं आगे बताती हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपका खाना पहुंचता नहीं है। खाना नहीं पहुंचता तो वो डेफिनेटली डीजनरेशन में जाता है, आर्थराइटिस में जाता है। भगवान ने उसे पूरे मूवमेंट्स के लिए बनाया हुआ है। मतलब हर इंसान को पूरा हक है कि वो सारी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट कर सके। आपने कभी देखा है कि मैं ऐसे सीधे सीधे बात करूंगी? नहीं। भगवान ने हाथ की मूवमेंट्स बनाई है, पैर की मूवमेंट्स बनाई है। क्यों बनाई है? उसका कुछ इंपॉर्टेंस है। वो इसीलिए बनाई है ताकि वो मूवमेंट्स हो, आपके मसल्स को पूरी रेंज मिले, आपके जॉइंट्स को खाना मिले एंड उसकी वजह से आपके रेंज और मसल्स हेल्दी रहे। तो उसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आर्थराइटिस में और सब में सब क्या बोल देते हैं, तू अगर इसमें पेन हो रहा है तो नीचे मत बैठ, अगर तुझे इसमें हाथ में दर्द हो रहा है ऊपर तो हाथ मत उठाओ, ठीक है? 10 दिन के लिए हाथ मत उठाओ। रनिंग में जा रहे हो, रनिंग में पेन हो रहा है तो रनिंग बंद कर दो। वॉक जा रहे हो, वॉक में पेन हो रहा है, वॉक बंद कर दो। तो वो चीज की वजह से एक चीज डेवलप हो रही है, वो क्या हो रही है? फियर। हमें पेन से प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मूवमेंट करूंगा और मुझे पेन होगा, उससे हमें प्रॉब्लम। पेन होगा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको फियर है कि मुझे पेन हो जाएगा अगर मैं ये करूंगा तो, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं ये करूंगा तो रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब आपको फियर होता है तब आपके मसल्स और ज्यादा अंडर डेवलप होते हैं और ज्यादा डाउन हो जाते हैं। इसीलिए अब न्यू रिसर्च ये कहता है
कि अगर आपको पेन है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए या एक्सरसाइजेस कीजिए, वो फियर को जल्द से जल्द कम कीजिए एंड देन आप आपका मूवमेंट जितना जल्दी रिज्यूम हो वो कीजिए। इसीलिए अब ऑपरेशन के बाद तुरंत ही 2 दिन में 3 दिन में चला देते हैं, पहले महीने तक बेड रेस्ट पे रखते थे। तो उसका रीजन यही है क्योंकि इंसान मूवमेंट के लिए बना है, वो सीधा बैठने के लिए या सोने के लिए नहीं बना है। इसीलिए मूवमेंट इज मैटरिंग एवरीवेयर। सेकेंड थिंग, अगर आप ये करते हैं मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपके मसल्स में और धीरे डाउन होते जाएंगे और उसकी वजह से फिर से आर्थराइटिस आएगा, क्योंकि मसल वीकनेस भी एक रीजन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब पोस्चर छोड़ दें कि ये कर दें? नहीं, पोस्चर कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? जहां पे आपको पेन हो रहा है या आपका कोई ऐसा काम आ रहा है जो रिपीटेडली मतलब कंप्यूटर वर्कर्स है, घर पे हम कंप्यूटर देख रहे हैं, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें पोस्चर रखना है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन में हमारे जॉइंट्स को हीलिंग का टाइम मिलता है, इसीलिए हमें पोस्चर ध्यान रखना है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज ही नहीं होना है, हमें चेंज होना है, पर हर एक में ये ध्यान रखना है कि हमारे जॉइंट्स को इनफ रेस्ट मिलता है। अगर हम लोग कंप्यूटर वर्कर्स है तो कंप्यूटर में बार बार वो मूवमेंट होने की वजह से हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम लोग टीचर है या हमारा खड़े रहने का जॉब है तो हम लोग बार बार चल सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारा घर का काम है रिपीटेडली, तो पता है कि वो बार बार आने वाला है, तो बार बार मेरे मसल्स को वीक करने वाला है, तो हम उस मसल्स को ट्रेन करके या वो काम में ऐसा ध्यान रख सकते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए पोस्चर इंपॉर्टेंट है। तो उसका प्रॉब्लम फाइनल सॉल्यूशन क्या है? एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज का जब हम बोले तो हमारे पास तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए भी टाइम नहीं है, तो हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे घर पे? तो ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। वो एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, अगर वो एक्सरसाइज आपके रूटीन में ही डाल दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर, दूसरी चीज होती है आपके मसल फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरी चीज होती है मसल स्ट्रेंथ एंड चौथी चीज होती है एरोबिक। एरोबिक कैपेसिटी, कार्डियो फिटनेस, वो मैम ने कवर अप किया, तो मैं कवर अप करूंगी कोर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आपकी मसल स्ट्रेंथ। कोर कहाँ होते हैं? कोर 4 जगह पे होते हैं, एक नेक के अंदर, एक पेट के अंदर, एक नी के पास और एक फीट में। कोर का मसल है स्टेबिलाइज, उसका काम खाली प्रोटेक्ट करके स्टेबिलाइज करना होता है, उसका काम मूवमेंट करना नहीं होता है। पहले वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। दूसरा, रेगुलर स्ट्रेचेस करने होते हैं जिसके आपको आपके मसल, आपका फेशिया, जो मसल के ऊपर का कवरिंग होता है वो टाइट नहीं हो जाए। तीसरा, आपको उससे मजबूताई करनी पड़ती है। ये सब अलग अलग टाइम नहीं निकालने, ये सब हमारे रूटीन में ही करने हैं। तो सबसे पहला रूटीन मैं फीमेल से स्टार्ट करूंगी। उनका काम क्या होता है? झाड़ू पोछा, घर का साफ सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, ठीक है? तो क्या चीजें वो कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, अगर आप बर्तन धो रहे हो खड़े खड़े या खाना बना रहे हो खड़े खड़े, आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। खाना बनाते बनाते ही कर लीजिए, कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आपको वेरिकोज वेन नहीं होगी, आपको नीचे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हील पेन नहीं होगा जो कॉमनली फीमेल्स आती है। अगर आप मेल्स है, ऑफिस में खड़े हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मैं अगर ये एक बार कर भी लूंगी तो किसी को नोटिस नहीं होगा कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन वो एक्सरसाइज है। तो अगर आप खड़े हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप नीचे से कुछ उठा रहे हैं, कुछ घर साफ कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कोई मेल्स भी अगर ऑफिस में कुछ उठा रहा है तो आप स्क्वाट पोजीशन में उठा सकते हैं। बार में आपका ये स्क्वाट हो गया। अगर आप नीचे से कुछ भी उठा रहे हैं, आप ये उठा रहे हो, उसके बदले आप ये उठा लीजिए, लंच पोजीशन में ले लीजिए, तो आप ये उठा सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज, अगर आप घर को साफ सफाई कर रहे हो, कभी काम वाली नहीं आई तो, अब तो काम वाली आ गई है, तो अब ये काम वाली को ट्रेन कर देना, क्योंकि उन लोग को भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर काम वाली नहीं आई है, आपको या घर पे कुछ साफ सफाई करनी है, तो आप कैसे करोगे? आपका मॉप आता है, अभी नीचे से झाड़ू पोछा तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, तो मॉप आता है, आप ये लंच पोजीशन में ये आप आपके मॉप को आगे भी ले जा सकते हो, साइड पे भी ले जा सकते हो और इधर भी ले जा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, पैर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप दिवाली की साफ सफाई अभी आने वाली है उससे कर रहे हो, तो आप आपके हाथ को मैक्सिमम वॉल से साफ कीजिए
ताकि आपके हाथ की एक्सरसाइज बार बार होगी। अगर आपको ये सब नहीं याद रहता है तो आधे घंटे का टाइमर लगा दीजिए और ये सारे एक्सरसाइज के फॉर्म में जो भी काम है उसको एक साथ ले लीजिए और उसको कर दीजिए। आधे घंटे में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको साफ सफाई करनी है तो बार बार वॉल से कीजिए। अगर मेल्स है तो अपनी कार को बार बार साफ कीजिए। अगर आपका मेल्स मतलब अगर ऑफिस में आपका लैपटॉप है तो आप लैपटॉप को दूर कीजिए, लैपटॉप को नजदीक लाइए, लैपटॉप को दूर कीजिए, वापस नजदीक लाइए। फोन अगर आप यूज कर रहे हो फोन को दूर रखिए ताकि फोन को उठाने के लिए भी आपको हाथ को लंबाना पड़े। ऐसी कुछ चीजें ऊपर रखिए जिसकी वजह से आपको हाथ पता चले कि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि कितने फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हमें ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा हाथ कब अटक गया, क्योंकि ऊपर की कोई मूवमेंट्स ही नहीं आती। फीमेल्स है तो ऊपर सामान रखिए जिसकी वजह से आपको ऊपर से नीचे उठाना पड़े। एंड डरिए मत उसमें, वो मूवमेंट्स आप जितनी चालू रखोगे आपकी बॉडी उतनी ही इफेक्टिव होगी, लेकिन करेक्ट वे में। अगर आप पेट की एक्सरसाइज की बात करें तो एक कोर मसल एक्सरसाइज होती है। वो कोर मसल को आपको टाइट रखना है। उसे सिखाना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि आपके पेट को टाइट रखिएगा। इतना भी टाइट मत रखिए कि आपकी चेस्ट फूल जाए, लेकिन हल्का सा पेट को अंदर करके रखना है। वो आपकी पेट की एक्सरसाइज। अगर आप बेंड हो रहे हो तो बेंड करिए। अगर आपको बैक में प्रॉब्लम नहीं है तो बैक में प्रॉब्लम है तो आप अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप ये वाली कर सकते हो। जैसे आप बैठे हो, अगर आपको कॉन्स्टेंटली बैठने का काम है, अगर अगर आप बैठे हो तो आप इसको एंटीरियर टिल्ट कर दीजिए। एंटीरियर टिल्ट मतलब आपके ये मसल को इतना करना है, ये वाले भाग को आगे की ओर लाना है, फिर ये वाले भाग को पीछे की ओर ले जाना है। इतनी बार बार आप एक्सरसाइजेस बैठे बैठे कर लीजिए। ये आपके पेट की एक्सरसाइज हो गई। अगर आपको शोल्डर की एक्सरसाइज है तो शोल्डर में जैसे मैंने काम में बोला वैसे, अगर आप डेस्क पे बैठे हो तो एक और एक्सरसाइज है, दोनों हाथ आगे कीजिए, सब आगे कीजिए, खाली साइड पे करते हो ध्यान रखना लग नहीं जाए। उंगलियां खोलिए, सब खड़े हो जाए। मेरे को लग रहा है बाजू में जब जाएगा ना तब प्रॉब्लम हो। ले जाइए, रखिए। झंझनाटी आई? नहीं नहीं, खाली होल्ड रखो इनकी तरह। अभी ये शोल्डर्स को नीचे रखिए क्योंकि शोल्डर्स ऊपर कान की ओर नहीं जाने चाहिए। खींचिए हाथ को पूरा 90 डिग्री पे, उंगलियां को खोलिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए। झंझनाटी आ रही है हाथ में? हाँ हाँ, स्ट्रेस लग रहा है और थोड़ा सा पीछे ले जाइए, फिर नीचे रखिए। ये सिंपल एक्सरसाइज है जो आप आपके डेस्क पे कर सकते हो। इससे आपकी नर्व टाइट नहीं होगी क्योंकि ये नर्व रिलीजिंग एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज, अगर आप बैठे हो, हाँ बैठे ही रहिए, बैंड होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टच तो बहुत कम लोगों का होगा। आगे जाइए, बैंड कीजिए, हाथ भी छोड़ दीजिए, खाली बैंड कीजिए। ऑफिस में तो नीचे किसी को दिखाई नहीं देता आप क्या कर रहे हो, तो इतना करके बेंड कर लीजिए, पीछे से पूरा नर्व स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, पर इतना ध्यान क्यों नहीं हो रहा, इसलिए इसे पूरा ऊपर रखना है और पूरा पकड़ के रखना है। 10 सेकेंड होल्ड रखिए और फिर नीचे रखिए। आपको अपने आप यहाँ पे स्ट्रेस फील हो जाएगा। कीजिए, ऊपर एक आ रहा है, यहाँ पे शिवरिंग आ रही है, अंकल और ऊपर कीजिए। वो 2 डिग्री ही इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। हो गई एक्सरसाइज, आपको जाने की जरूरत है कहीं पे? अपने रूटीन में ही एक्सरसाइजेस निकाल लीजिए। अगर आपको शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर की ये वाली एक्सरसाइजेस तो सबको पता है, ये साइड पे ले जाना। इसमें ध्यान क्या रखना है, शोल्डर ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाना नहीं कर रहे। अगर आप बार बार इसे ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो तो आप इस मसल को खाना खिला रहे हो, इस मसल का खाना नहीं मिल रहा है। अगर आप ऑफिस वर्कर्स हो, क्योंकि सबसे कॉमन पेन है यहाँ का पेन, अगर वहां का पेन है आपको तो एक सिंपल सा स्ट्रेच आप कर सकते हो जिसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है। यहां से आपको ये आपके मसल को खींचना है। अगर नहीं टाइम है तो ये हाथ छोड़ दो, खाली ये वाला हाथ लेके खींच दो। खिंचाव वाले साइड पे स्ट्रेच नहीं आ रहा है और इसी साइड पे पेन आ रहा है तो उस स्ट्रेच के एंगल को बदल दीजिए।
नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो एंगल को आप कैसे पता स्ट्रेच करेंगे, जब आप ये करेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, करेक्ट वे में काम नहीं करती। इसलिए एक्सरसाइज कीजिए पर करेक्ट मसल को कीजिए और करेक्ट वे में कीजिए। और कोई किसी को क्वेश्चन, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम? ये वाला एक बार फिर से बताइए, आपने जो बताया हाँ, कितने एंगल तक लाना चाहिए? हाथ अंकल पूरा ही ले जाना है। पूरे लेना? हाँ, लेकिन ध्यान क्या रखना है उसमें कि जब आप पूरा ले जा रहे हो तो ये अभी मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आधा रखा है ताकि आपको यहाँ का दिखे। ये शोल्डर कान के पास ऊपर जा, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कान के पास आएगा तो ये वाला मसल टाइट हो जाएगा और ये वाला मसल यूज होगा। इसको नीचे रखना है, वी से पीछे पकड़ के रखना है और फिर ऊपर कीजिए, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल को भूल जाते हैं जिसको बोलते हैं स्कैपुलर मसल। स्कैपुलर मसल मतलब ये वाले मसल। हम लोग क्या करते हैं, हाथ का पेन है तो हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसका बेस यहाँ पे है। अगर ये वीक होता है तो ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है तो ये मसल टाइट होता है, नेक प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है और फिर ये टाइट होता है तब शोल्डर पे पेन जाता है। तो जब भी शोल्डर का पेन है तब हमें ये मसल को ट्रेन करना जरूरी है। उस मसल की एक्सरसाइज कैसे होती है, हम लोग फिजियोथेरेपी में इसकी एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है और वो एक्सरसाइज आप घर पे नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपको करनी है। ये वाली एक्सरसाइज करते हैं सब या फिर ये वाली करते हैं, ठीक है। अब उसमें गलत क्या करते हैं, जैसे वो आंटी ने किया, इसमें गलत क्या कर रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं, जब ये जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है, तो आप एक्सरसाइज अगेन इसी की कर रहे हो जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो एक्सरसाइज इसे कैसे करनी है, इसे नीचे रखना है और फिर इसे पीछे लेके जाना है, ताकि आपके ये दोनों जो बोन है जो आपको फील हो के वो नजदीक आ रहा है और दूर जा रहा है, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, मैं सुनाई दे रही हूँ? ये कीजिए, कंधा नीचे रखिए, पीछे ले जाइए, स्ट्रेच आ गया, इतना ही ले जाना है। अब इसको नीचे नहीं लेके जाना है, 90 डिग्री रखिए, एकदम 90 डिग्री, कंधा नीचे। अगर नहीं पता चल रहा है कि कंधा कैसे नीचे रखते हैं तो ऊपर ले जाइए, पहले नीचे कीजिए उसको, अब पीछे ले जाइए, स्ट्रेच आ रहा है पीछे, बराबर। दिस इज द करेक्ट वे जो आपको एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं कि इसको करते रहो और आप एक्सरसाइज से ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। सेकेंड थिंग, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज में लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करना है। अगर आप इसी मसल को टाइट कर रहे हो, उसको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, नीचे की ओर और पीछे की ओर, बस। नूरो अग्रसन बैठे हो, आ जाओ। इतने में ही आपका आगे का मसल स्ट्रेच हो जाएगा और पीछे का मसल टाइट होगा। क्लियर? और किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक के लिए मैडम, नेक के लिए मोबाइल से एक मिनट, मोबाइल से डाइट के बाद कितने देर के बाद करना चाहिए? मैं आपके आंसर्स बाद में देती हूँ। तो फाइनली ले लीजिए, ये मेरा रिसर्च है जो मैंने पब्लिश किया था। उस रिसर्च में यही बताया गया है कि नर्व टाइटनेस और मसल मतलब कोर मसल की इंपॉर्टेंस से आप गद्दी खिसकी हुई भी वापस अपनी जगह पे ला सकते हो। हमारे पास ऐसे कई केसेस है जिनका जो एक मेजरमेंट होता है, गद्दी खिसकती है ना तो कितना कैनाल का डायमीटर रह जाता है, वो कितने पेशेंट का ऐसा है। उसमें से एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, अगर आए हैं तो ये बैठे आ जाइए। विनीता अग्रवाल, कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था। सुबह उठ के उनका पूरा हाथ में झनझनाटी, पूरे हाथ में पेन, इतना सीवियर पेन कि वो कहीं पे जाने के भी लायक नहीं थे, कहीं पे आने के भी लायक नहीं थे। उसके बाद जब MRI करवाया उसमें पता चला सारे मेडिसिन जा चुके हैं, रेस्ट हो चुका, कॉलर दे दिया, सब कुछ हो चुका। MRI करवाया उसमें पता चला कि इतनी बड़ी गद्दी बाहर खिसकी हुई है
कि वो ऑपरेशन के बिना नहीं आने वाली। लास्ट में डॉक्टर ने ट्राई किया कि एक मतलब और स्टीरॉयड के इंजेक्शन दे देते हो, अगर कुछ होगा तो ठीक है, वरना इमीडिएटली इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो गद्दी हील होने का डॉक्टर ने रेस्ट देने का टाइम दिया एंड सर ने बोला फिजियोथेरेपी करवा के देखो, अगर फिजियोथेरेपी में कुछ होता है तो ठीक है, वरना ऑपरेशन कर देंगे। फिजियोथेरेपी में मैंने मशीन्स पहले दिन दी थी ताकि उनको बहुत पेन था, इसलिए तब उनका पेन इतना रिड्यूस नहीं हुआ। मैंने 3-4 दिन मशीन दी तब उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर जब मैंने 5th डे पे पहले दिन एक्सरसाइज दी उनका पेन उसी दिन पे 0 हो गया था। तो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हेलो, एक्चुअली वो मुझे मिरेकल केस कहते हैं बस, बट मैं इनको मिरेकल डॉक्टर कहना चाहती हूँ। और थोड़ा माइक पास में ले जाइए। एक्चुअली जिस दिन से उन्होंने स्ट्रेचिंग, मैं स्ट्रेचिंग ही कहूँगी नॉर्मल लैंग्वेज में, जिस दिन से स्टार्ट किया है उस दिन से और आज तक मैं टोटली पेन फ्री हूँ। एक स्पेशल खास बात इनके लिए मुझे लगी कि उम्मीद बहुत देते हैं पेशेंट्स को, बट झूठी उम्मीद नहीं देते हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 50 डेज से इनके साथ हूँ। मैंने खुद देखा है कितने लोगों को अपनी तरफ से बोल देते नहीं आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फिजियोथेरेपी का, आप घर पे जाओ ऐसा करो और हो जाएगा और ऐसा भी बोलते हैं कि करते हैं, आप भी भरोसा रखो, मैं भी करती हूँ, होगा कि नहीं होगा वो हम देखेंगे। अब मुझे भी उन्होंने ऐसा ही बोला, बट आज तक मैं आपके सामने हूँ, एकदम नॉर्मल हूँ। तो आई थिंक मुसीबत आई मेरे साथ जो भी हुआ, बट शी इज माई सेवियर। उन्होंने मुझे निकाल लिया उस चीज़ से, और शायद मुझे पता भी नहीं है कि मैं कितनी बड़ी चीज़ से बाहर आई हूँ। थैंक्स टू डॉक्टर श्वेता। मैडम ने कंडीशन के लिए बुलाया था, थैंक यू कि आपने मेरी तारीफ कर दी। वो कंडीशन उनकी ये थी, मैं ये कहना चाहती हूँ इनकी कंडीशन से, कि जब उन्हें कोई पेन ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका हाथ इतना सीवियर पेन में है कि वो नेक्स्ट स्टेज पैरालिसिस का है। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि ऑपरेट ही करवाना। अगर वो कंडीशन में से आप वापस आ सकते हो तो आप सोचो आपकी नॉर्मल कंडीशन में एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव होगी। तो आप उस कंडीशन में पहुंचिए नहीं, यही उम्मीद के साथ मैं ये क्लोज करती हूँ। क्वेश्चन नहीं करें, कॉमन पब्लिक के इंटरेस्ट में क्वेश्चन करें। जिनको भी क्वेश्चन करना हो हाथ ऊपर कर दें। माइक। हाँ, स्पोर्ट्स शूज में भी नैरो नहीं पहनने चाहिए क्या? हाँ, स्पोर्ट्स शूज में भी नैरो नहीं है। स्पोर्ट्स शूज में भी ऐसे शूज आते हैं जो जब आप चेक करोगे ना तो वैसे मुड़ते भी हैं और ऐसे भी मुड़ते हैं। वो शूज सबसे बेस्ट होते हैं एंड वो शूज आगे से थोड़े ब्रॉड होते हैं। और दूसरी बात है मैडम, आपने जो भी एक्सरसाइज बताया, अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ। फिजियोथेरेपी किया, लेकिन आपके बताने में और उनके करवाने में चाहता हूँ कि किसी को और कंधे में किसी पेशेंट को दर्द हो और रेगुलर फिजियोथेरेपी या मेडिसिन के बाद में नहीं हो रहा, तो क्या उसको न्यूरो फिजिशियन से दिखाना चाहिए कि फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखना चाहिए? अंकल, वो डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे आपकी क्या कंडीशन है। और जैसे आपने पूछा तो वो हर डॉक्टर का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर डॉक्टर का अपना अपनी एक्सरसाइज होती है। आपकी क्लिनिक कहाँ पर मैडम को भी बता दीजिए लोग। वो बता देंगे बाद में, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। उसके बारे में थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट की करिए कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है अवॉइड करना या करना। अगर आपकी सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है या कोई भी कार्डियक सर्जरी हुई है, तो उसके बाद कार्डियक रिहेबिलिटेशन करने से ही आपकी कार्डियक फिटनेस आती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस आती है। अगर आपने वो किया है तो आपको इसका इम्पोर्टेंस तुरंत ही पता चल जाएगा और आपको इसका मेंटेनेंस प्रोग्राम भी दिया जाता है जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लेटर ऑन आती है तो आप देखिए, कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिजीजेस ऐसे लाइफस्टाइल डिजीजेस है जो हम अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप खुद अपने आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसमें डॉक्टर का इन्वॉल्व होना या रिहेबिलिटेशन थेरापिस्ट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आपको खुद ही उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जाना ही पड़ता है उनके पास और फिर उनकी एडवाइस से ही उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। क्योंकि कार्डियक इवेंट्स या कार्डियक जो डिजीजेस होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। तो उसके लिए जब भी बाद में कोई भी आपको सिम्टम ऐसे लगते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ने से अगर सांस फूलती है या लंबा चलने से थकान महसूस होती है, तो उसका रीज़न अलग अलग होता है और वो जानने के लिए आपको वापस एक बार एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। और अगर ज़रूरत लगे तो फिर हम उसके लिए कार्डियक रिहेबिलिटेशन वापस एडवाइस करते हैं।
नेक के प्रॉब्लम में ये पिलोज का क्या रोल है? जैसा मैंने आपको पहले बताया, पिलोज का उसमें रोल, ऐसे पिलो यूज कीजिए। सब में इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपकी नेक की पोजीशन करेक्ट रहनी चाहिए, चाहे आप कोई भी पिलो कीजिए। बस इतना है कि आपका पिलो जो सॉफ्ट होता है उसमें सिर इतना पीछे डल जाता है कि वो पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाता, और अगर जो हार्ड पिलो होता है वो और ऊपर की ओर कर देता है। यही डिफरेंस है। फिर चाहे आप उसका मतलब स्पेशलाइज बनाइए या ना बनाइए, नेक पोजीशन मेंटेन करना है, चाहे वो आप टॉवेल। चेक करने का क्या तरीका है? और दूसरा सवाल है कि रेस्टिंग हार्ट रेट जो पर्सनली मेरा 40 के आसपास रहता है, तो वो सही है? मतलब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोई गुंजाइश है या कुछ करना चाहिए? VO2 max जो होता है वो उससे पता चलता है आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज या मूवमेंट कितना होता है। लेकिन वो मेजर करने के, जैसे मैंने बताया, अलग अलग तरीके होते हैं। इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है बहुत एक्यूरेटली, लेकिन सूरत में ऐसा, मैं इन जनरल की बात कर रही हूँ कि इन जनरल में आप कॉन्शियसली मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि आप सो गए हो। हाँ, क्या पोजीशंस आप कर सकते हो? नेक के नीचे वो नेक का ध्यान रख सकते हो, हाथ के नीचे मैंने कहा ना वो पिलो रख सकते हो, आप पिलो को हक करके सो सकते हो। अगर आप साइड सोते हैं कि सीधा सोते हैं? सीधा। अगर सीधा सोते हैं तो आपके बैक के नीचे एक टॉवेल रोल या छोटा सा, एकदम छोटा सा इसका पिलो या टॉवेल रोल रख दीजिए। आपके नीज के नीचे वो जो राउंड पिलो आता है ना, वो रख दीजिए एंड यू स्लीप। तो वो दैट इज द आइडियल पोजीशन फॉर स्लीपिंग, अगर उसमें नींद आ जाती है। फिजियोथेरेपी आइडियली सभी लोगों में करनी चाहिए। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसका कि कौन लोग खुद कर सकते हैं और किन लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, आप ये सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, तो जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, जैसे गद्दी खिसक जाना, आर्थराइटिस, ये वो, तब आप खुद से रेगुलर फिट रहने के लिए एक तो अपने आप घर पे कर सकते हैं। एक दिन आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास सीख आइए, फिर बाद में आप घर पे करेक्ट एंगल में एक्सरसाइज कीजिए, मतलब आप खुद कीजिए। अगर आपको पेन है, आर्थराइटिस है, आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन है, चलने में भी तकलीफ हो रही है, तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रोटोकॉल बनाता है, कुछ दिनों के लिए आपको एक्सरसाइज करेगा। अगर उन्हें लगा है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको 15-20 दिन एक्सरसाइज करवाएगी, फिर घर का प्रोटोकॉल दे देंगे, क्योंकि आइडियल एक्सरसाइज 3 मंथ्स की होती है, तो वो घर का प्रोटोकॉल दे देंगे, तो आपको घर पे फॉलो करना है। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो वो कुछ और महीने आपको बुलाएंगे, 3 महीने 4 महीने, डिपेंड्स ऑन कि आपकी कंडीशन कैसी है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। प्रॉब्लम होती है गद्दी खिसकने, तो डेट कैन बी क्योर्ड 100% बाय फिजियोथेरेपिस्ट और ऑपरेशन इज नेसेसरी। L4 L5 वो अपनी डिस्क के साथ जुड़ी हुई है या टूट के नीचे आ गई है, ये सारे डिसीजंस को मायने रख के फिर वो मैं कह सकती हूँ कि वो क्या है एग्जैक्टली। बाकी L4 L5 कितने पेशेंट्स है, वो उनका सर्वाइकल डिस्क ही है, अनजॉइंट। सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था कुछ डॉक्टरों ने, उस टाइम डॉक्टर ढोलकिया साहब थे, उन्होंने देख के बताया था दिस इज नॉट द एज फॉर सर्जरी, और आज उसके बाद हर ढंग से हाँ सी इज टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ, वो कर रही है। सो सी हैज अवॉइडेड सिंस 20 इयर्स और फुल्ली एक्टिव है। अंजू एक बार खड़े होकर बता दो सबको, तो L4 L5 की बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, 20 साल पहले ब्रीच कैंडी में सर्जरी की तैयारी थी, सी केम फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर। यदि पूरी कंफर्म ऑपरेशन केसेस भी होते हैं, लेकिन कभी कभी दवाइयाँ इफेक्ट कर जाती है एंड उसके बाद फिजियोथेरेपी इफेक्ट करती है, तो वो इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है। पर हाँ, काफी हद तक वो बहुत कम केसेस है जो ऑपरेट में जाते हैं। मैडम, नीचे बैठने में अमुक उम्र में तकलीफ क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने बचपन से ध्यान नहीं रखा था। वो आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, मतलब आपने बचपन से पोस्चर, अपने शूज, चलना, ये वो एक्सरसाइजेस नहीं की, धीरे धीरे मसल ने लोड लेना बंद कर दिया। वो लोड लेना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उनने काम छोड़ना ही बंद कर दिया। आपको अगर कोई काम नहीं आता और आप काम सीखने जाओगे तो वो काम में देर ही लगेगी। तो काम मतलब वो मसल की बात कर रहे हो कि वो मसल को याद करवाना पड़ेगा कि भाई मेरा काम भी नीचे बैठने का था, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। होते हैं, बैठने का काम तो है ही नहीं इस टाइम में। तो वही मैंने एग्जांपल दिया कि आप नीचे से अब रहने दो आंटी, इस उम्र में डॉक्टर श्वेता से मेरा सवाल है, एक ही लाइन में जैसे अपन समराइज करें कि एशियन कम्युनिटी के लिए लॉन्ग टर्म्स जॉगिंग और वॉकिंग, सिंगल लाइन में इन लार्ज पिक्चर
एशियन कम्युनिटी के लिए इन वन लाइन लार्ज अर्बन एंगल में बात करें, जॉगिंग और वॉकिंग विच इज द बेटर? सिंगल करके बैठ सकते हैं, और अब वो मना कर दिया जाता है, उसकी वजह से वो कम्युनिटी में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एशियन कम्युनिटी ही ऐसी है जिसको नीचे बैठना भी रेगुलर प्रैक्टिस में है, रन करना भी रेगुलर प्रैक्टिस में है, वॉक करना भी रेगुलर प्रैक्टिस में है। इट डिपेंड्स कि आप उसे ट्रेनिंग कैसे देते हैं। चलो Gas is little upward. What is that correct? आंटी करेक्ट पोस्चर इज आपका जो भी प्लेटफॉर्म होता है आइडियली, अब प्लेटफॉर्म को तो चेंज नहीं करा सकते, लेकिन आइडियली प्लेटफॉर्म ये पे होना चाहिए। अगर वो डायस नीचे है तो आप एक स्टूल ले सकते हैं उस लेवल पे आने के लिए, और अगर वो डायस ऊपर है तो आप नीचे एक छोटा सा स्टेप रख सकते हैं ऊपर करने के लिए। एक और चीज, जैसे आप खड़े हैं, अगर आपका 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है या आधे घंटे से ज्यादा खड़ा होना है, तो आप आगे एक छोटा सा डेस्क मतलब स्टूल रख सकते हैं छोटा सा, जिसपे आप एक पाँव रखिए 10-15 मिनट, या मतलब जैसे आपकी रोटी बनाने का काम हो गया, अब आप सब्जी बना रहे हो तो वो पाँव वापस लेके दूसरा पाँव ऊपर रख दीजिए ताकि वेट ट्रांसफर हो जाए। And second thing that while doing yoga, we must sit on the ground after 60 years. अगर आंटी आप हेल्दी है, आपके जॉइंट्स मसल अलाउ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 83 पे भी बैठ सकते हैं अगर हेल्दी है तो। थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा डॉक्टर दीपाली जी से है कि हार्ट की कार्डियक एक्सरसाइज में योग प्राणायाम का कितना इम्पोर्टेंस है, उस चीज पे शायद आपका कवरेज थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। योग और प्राणायाम, योग यानी पोस्चर्स होते हैं, पोजीशंस होती है बॉडी की, जो हमारे अलग अलग हिस्सों को स्ट्रेंथन करती है या इसको ओपन अप करती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कुछ पोस्चर्स, हम बोलते हैं योगासन में भुजंगासन, धनुरासन, ऐसे नाम दिए गए हैं। तो ऐसे कई आसन है जिससे अपर बॉडी ओपन अप होती है, थोड़े से पार्ट ओपन होते हैं। कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क करते हैं, नीज पे वर्क करते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे वर्क करते हैं। तो जैसा आपको हेल्थ चाहिए, जो पूरे बॉडी को एक इम्प्रूव करने के लिए हर एक अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग प्रकार के आसन बनाए गए हैं। उतना ही नहीं है, योग काफ़ी डीप सब्जेक्ट है जो इंटरनल ऑर्गन्स को भी हेल्दी बनाता है। तो उसपे अलग अलग जो ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस लाती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी ये पोस्चर्स वर्क करते हैं। तो यस ऑफ कोर्स कार्डियो रेस्पिरेटरी या कार्डियक वास्कुलर या रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए पोस्चर्स और या योगासन काम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, और वो पोजीशंस आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने जो पूछा था ना आपने कि हाँ कि वॉकिंग या रनिंग, देखिए वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग, रनिंग नहीं। रनिंग या जॉगिंग एक लाइन में अगर समझना हो तो क्या विच इज द बेटर? देखिए वॉकिंग इज द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। हम हमारे रूटीन में वॉकिंग ही आता है, रनिंग नहीं आता है। जब चाइल्डहुड होता है तो ही खाली रनिंग होता है। बच्चे दौड़ते हैं, बड़े होके मुझे बताइए आप रोज बरोज में कितना दौड़ते हैं? कोई नहीं दौड़ता है। सो रनिंग इज अ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज फॉर एडल्ट्स। वो तब भी की जाती है जब आपका फिटनेस लेवल आप इम्प्रूव करते हैं। पहले मैंने जैसे बताया, अगर आप 30 मिनट्स तक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप गुड शेप में हैं तो आप गुड शेप में हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते ही नहीं है रोज तो आप बहुत पुअर शेप में है, तो तब आप रनिंग नहीं कर सकते। इट इज नॉट अबाउट द कम्युनिटी और रेस, एशियन कम्युनिटी, यूरोपियन, अफ्रीकन, इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट द लाइफस्टाइल। तो वॉकिंग इज अवर लाइफस्टाइल, रनिंग नहीं। रनिंग करने के लिए पहले फिटनेस लेवल लाना पड़ता है, उसके बाद रनिंग कर सकते हैं। सो या दैट इज मैक्सिमाइजिंग द ट्रेनिंग। तो हमें हमारा एंड्योरेंस लेवल बढ़ाना पड़ता है उसके लिए। आपने देखा कभी हम दर्शन करने के लिए वो हील वाले वैष्णो देवी जाते हैं तो हम सीढ़ी चढ़ लेते हैं कि इतने स्टेप्स है, बराबर। तो कुछ स्टेप्स चढ़ने के बाद हम चढ़ ही नहीं पाते, हमें रेस्ट करना ही पड़ता है।
क्या होता है, पेन होता है मसल्स में, इतना पेन होता है कि हम एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे मैंने वहाँ इंडिकेटर्स बताए थे आपको कि हमारी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस के कुछ मापदंड होते हैं, तो वो एक है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। मतलब वो लैक्टेट एक केमिकल है जो हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होता है जब हम ऑक्सीजन कंजम्पशन करता है तो वो इतना बढ़ जाता है, मतलब एक्यूमुलेट होता है और उसका रिमूवल स्लो हो जाता है। मतलब रिमूवल से ज़्यादा जब एक्यूमुलेट होता है तो वो हमारा लैक्टेट थ्रेशोल्ड होता है। वो जब आ जाता है ना, तब हमें स्टॉप हो जाना पड़ता है मूवमेंट से, हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वो लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंडिकेटर है हमारी फिटनेस का, राइट। सो जो ट्रेन्ड पर्सन होते हैं, एथलेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके थ्रेशोल्ड हमसे कई ज़्यादा होते हैं नॉर्मल के। तो वो बढ़ाना वो हमारे बस में है बाय डूइंग द एक्सरसाइजेस। सो दैट इज योर ट्रेनिंग, योर फिटनेस लेवल। ओके, आइडियल एग्जांपल माई सेल्फ, मैंने जॉगिंग चालू कर दी थी और उसकी प्रॉपर फिटनेस लेवल नहीं आया तो 6 महीने पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। स्ट्रेस फ्रैक्चर, इट्स ए यूनिक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था और 6 महीने चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर की सलाह वगैरह करते हैं, ये उनकी उससे तो अपने आप को तो ही पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज मैं श्याम भाई गुप्ता का विशेष रूप से थैंक्स करना चाहूँगा। उनके प्रयासों से ये जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद की गाड़ी चली है और उन्होंने ही शुरुआत में इसको प्रेरणा दी थी कि इसको अग्रसेन भवन में सब सेमिनार किया जाए। तो थैंक यू श्याम भाई, और आप विशेष रूप से सब सेमिनार्स में आते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर दीपाली और श्वेता का थैंक्स बोलना चाहूँगा और दे वांट टू गिव सिंगल लाइन मैसेज। आप सबके लिए अंतिम एक मैसेज देना चाहते हैं, लीजिए। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद और अग्रवाल विकास ट्रस्ट का हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए और हमें सुनने के लिए। धन्यवाद। मैं भी आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे इस मंच पे मौका मिला आप सबको देने का। लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ भी ग्रैस्प किया है तो प्लीज़ सीधे बैठिएगा, सीधे खड़े रहिएगा और सीधे चलिएगा। आप लोगों ने बहुत ही सरल शब्दों में सिंप्लीफाइड ढंग से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। और जो भाइयों बहनों के नंबर्स या डिटेल्स नहीं है, जरूर पीछे फॉर्म में भर देवें। हमारा नेक्स्ट सेमिनार 29 दिसंबर को डॉक्टर कुमार नायक का